हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, जहां पर आपको किसी भी तरीके का कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता कि आपसे ये बोला जाए कि किसी भी चीज़ के हम लोग आपको 2 लेक्चर्स फ्री में पढ़ाएंगे और उसके बाद अगर आपको फर्दर पढ़ना हो तो उसके लिए आपको हमें पे करना होगा ना, ऐसा कभी नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है कि आप तक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक का सारा जो सिलेबस है, चाहे CBSE के लिए हो, चाहे डिफरेंट आपके स्टेट बोर्ड्स हों उसका सिलेबस हो, या फॉर दैट मैटर ओलंपियाड वगैरह के का सिलेबस वगैरह हो, NTSC से रिलेटेड कोई भी कंटेंट वगैरह हो, ये सारा का सारा कंटेंट, स्टैंडर्ड कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आप लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया जाए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी एसेसिबिलिटी दी जाए, ताकि आप लोगों की शिक्षा दीक्षा में किसी भी तरीके का कोई रोकथाम ना आए, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, बेहतर इंसान बन सकें, अपने एग्जाम्स में बढ़िया कर सकें, करियर्स में बढ़िया कर सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान कर सकें। तो ये मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है, मैग्नेट ब्रेन्स का ऑब्जेक्टिव है, और इसी बात के साथ में हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हम लोगों ने CBSE का जो सैम्पल पेपर हमारा है टर्म 2 का, जो स्टैंडर्ड उन्होंने क्वेश्चन पेपर निकाला है, उसके स्ट्रक्चर को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके के क्वेश्चन आने हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, कितना टाइम हमको मिलने वाला है, और किस तरीके की इंटरनल हमको उसमें चॉइसेस वगैरह मिलेंगी, किस तरीके से जो है क्वेश्चन पेपर को सेट किया गया है। ये सारी बातें हम लोगों ने देखकर खत्म करी थी। आज उसी बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाते हुए उस क्वेश्चन पेपर के जो सॉल्यूशंस हैं, CBSE ने जो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसका दिया है वो, और हमें उसको कितना फॉलो करना है, कितना फॉलो नहीं करना है, किस हद तक हमें उसके साथ में स्टिक करना है, स्टिक नहीं करना, वो सारी बातचीत हम लोग आज के अपने सेशन में करने वाले हैं। एंड उसके पहले मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये सेशन देखने के पहले आप लोग उस सैम्पल पेपर को एक बार सॉल्व कर लें, सॉल्व कर बैठें। जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस पूरा नहीं किया है उनसे मैंने कहा था कि भाई आप लोग वीडियोस वगैरह पूरे देख लें, उसके बाद उसको सॉल्व करें। पूरे वीडियोस नहीं देख सकते तो कम से कम जो क्वेश्चंस वगैरह आप पूछे गए हैं उसके उतने वीडियोस आप लोग देख लें और उसके बाद में उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। तो आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि आप लोगों ने भाई वो सारे के सारे जो वीडियोस वगैरह हैं देखे होंगे और उसके बाद में आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया होगा और उसके बाद जो है आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, ताकि इससे आपको मैक्सिमम जो है बेनिफिट इस पर्टिकुलर सेशन का रहने वाला है। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम लोग एनालिसिस वगैरह करेंगे उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर्स का जो हम लोगों को लिखने हैं या जो हम लोगों को देने हैं या जो हमसे CBSE एक्सपेक्ट करती है। तो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। हम लोगों ने देख लिया था कि क्वेश्चन पेपर हमारा जो रहने वाला है वो 2 घंटों का रहेगा। उसके बाद हमने ये देख लिया था कि मैक्सिमम नंबर 40 हैं। उसके बाद फिर हमने ये देख लिया था कि 4 सेक्शंस में हमारा पेपर आने वाला है और उसमें फिर पहला जो सेक्शन है उसमें 4 सवाल रहेंगे, हर एक सवाल 3 नंबर का रहने वाला है। हमसे शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए गए हैं और हमारा जो आंसर है 80 वर्ड्स, या फिर हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि 7 या 8 लाइनों से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इतनी बातचीत हम लोगों ने कर ली थी। अब हम लोग इसके आगे अपना एनालिसिस बढ़ाते हैं। सबसे पहला अब हम यहां से अब हम लोग जो ये पहला सेक्शन है इसके जो 4 क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर टाइप जो 3-3 नंबर के आने हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो जो अपना पहला सेक्शन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो हैं उनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या रोल रहा है ये हमको डिस्क्राइब करना है। ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन है, 3 नंबर आपको मिलेंगे इसके और आपको मैक्स टू मैक्स 80 वर्ड्स में उसको लिखकर खत्म करना है। अब CBSE ने सवाल पूछा है और इसका वो लोग जो स्टैंडर्ड आंसर देते हैं वो क्या रहेगा वो हम लोग देख लेते हैं। अब CBSE ने ये जो आप सवाल पूछा था इसका स्टैंडर्ड जवाब ये लोग लिखते हैं, रोल ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का क्या रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और उसमें उन लोगों ने कुल मिला के 6 पॉइंट जो है वो लिखे हैं। ही सर्व्ड एज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही प्लीड फॉर द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ही वांटेड अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड सेंटर, ही आस्क्ड फॉर इक्वल राइट्स, ही वाज इन फेवर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और उसके बाद अगर और कोई रेलेवेंट पॉइंट आप लिखना चाहते हो तो मैक्स टू मैक्स आप 3 पॉइंट और लिख दो, यानी कि 5 पॉइंट के करीब CBSE ने लिखे हैं और CBSE बोलती है अगर आपके पास और नॉलेज है तो आप मैक्स टू मैक्स 3 पॉइंट और, यानी कि आप कुल मिला के 8 पॉइंट तक ज्यादा से ज्यादा जो है इस तरीके के क्वेश्चंस में लिखिए, इससे ज्यादा नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखकर अपने को क्या बातें समझ में आती हैं। अब जो इसमें अंबेडकर साहब का रोल है वो तो लिखना ही लिखना है, मगर अगर हम लोग इस क्वेश्चन का एनालिसिस करें तो हमको एक बात समझ में आती है कि CBSE एक्सपेक्ट करती है या CBSE चाहती है कि इस तरीके के जो सवाल वगैरह हैं इनका जवाब आप पॉइंट्स में दीजिए, ना कि आप इसके पैराग्राफ्स वगैरह लिखिए। बहुत रेलेवेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है भाई हम लोगों को कि अगर हो सके तो इसका जवाब आप
पैराग्राफ्स में ना दें। इसका जवाब आप पैराग्राफ्स में नहीं दीजिए, इसकी जगह पे आप एक काम करिए, आप पॉइंट्स लिखिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप जो पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे तो ज्यादा ठीक है, पैराग्राफ अगर आप लिखते हैं तो वो ठीक नहीं है। और आपसे क्योंकि 8 लाइनें लिखने के लिए बोली गई हैं, मैक्स टू मैक्स अगर आप चाहें तो 8 पॉइंट्स लिख सकते हैं, मगर अगर 8 पॉइंट्स आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं तो 5 पॉइंट, कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपको मिनिमम लिखने हैं, और उसके बाद अगर 6 लिख दें, 7 लिख दें, 8 लिख दें, बहुत है, उससे ज्यादा जाने की भी जरूरत नहीं है। मगर पहली चीज तो यह कि आप पॉइंट्स में इसका आंसर दीजिए, पैराग्राफ्स ना लिखिए। दूसरी बात यह कि अगर आप इसका जवाब दे रहे हैं तो कोशिश यह करिए कि इस तरीके आप मैक्स टू मैक्स 8 पॉइंट्स में अपनी बात को लिखकर खत्म कर दें। इनफैक्ट आप ये ज्यादा बेटर तरीका रहेगा। हो सकता है इसके बाद वाला क्वेश्चन आपने पैराग्राफ में इसका आंसर दे दिया हो सीबीएसई वालों ने, मगर पॉइंट यह है कि अगर हो सके तो सोशल साइंस के पेपर्स में या आपके ह्यूमैनिटीज के पेपर में ज्यादा बेटर यही है, ज्यादा रेलेवेंट यही है कि आप पॉइंट्स में अपना, या हेडिंग और पॉइंट्स के साथ में आप अपना जवाब लिखें। क्योंकि जनरली होता क्या है, देखिए कि एक एग्जामिनर को काफी सारी कॉपीज वगैरह चेक करनी है, और हम लोग कितना भी ज्यादा अटेंटिव होकर मतलब चेक करें, मगर अल्टीमेटली वो ह्यूमन नेचर है, एक ही चीज आप बार बार किए जा रहे हो, एक ही तरीके के सवाल का बार बार आप जवाब पढ़े जा रहे हो, तो एक फटीग जो है वो बैठने लगता है दिमाग में। एक फटीग जो है वो आपको धीरे 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 एग्जॉस्ट करने लगता है। तो फिर आप अगर पैराग्राफ में पूरी बात लिखी भी गई है तो एग्जामिनर जनरली उस पर ध्यान नहीं देता, और फिर वो जिस तरीके से एक एवरेज मार्किंग कर रहा होता है वो उसी तरह से आपको भी नंबर दे देगा, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से भी आंसर लिखा होगा। मगर अगर पॉइंट्स में बात को कहा गया है तो कम से कम उसको हर एक पॉइंट के ऊपर एक सरसरी निगाह मारना पड़ेगी, और देखकर उसको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि सामने वाला जो है उसके पास नॉलेज तो है। अब जैसे यहां पे अंबेडकर साहब के बारे में सवाल था, तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उसके बाद में अनटचेबिलिटी के एबॉलिशन के लिए उन्होंने जो है अपना बहुत ज्यादा प्लीड किया, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड सेंटर। तो यहां से अब 3 पॉइंट्स पढ़ते पढ़ते सामने वाले को एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि नहीं यार, बच्चे ने जो है पढ़ाई तो करी है, बच्चे को नॉलेज तो है। तो अब अगर अभी तक वो लेट से इस 3 नंबर के सवाल में उन्होंने एवरेज 1 से 2 नंबर दे रहा था, तो हो सकता है आपको 2.5 नंबर दे दे, पूरे नंबर नहीं देना है। तो अगर आपका वो मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स तक जो है देता हुआ चल रहा था, क्योंकि वो बोर हो गया है, क्योंकि उसको एक ही तरीके के जवाब देखने को मिल रहे हैं, अब उसी की जगह अगर आपने यहां पे पॉइंट्स में लिखा और अलग अलग पॉइंट्स जो हैं वो आपके डिस्कस किए हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के फेवर में थे, और आपने 2-1 बातें जो लिख दी, इससे उसको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि नहीं यार बच्चे ने पढ़ाई तो करी है। तो हो सकता है 2 की जगह वो आपको 2.5 मार्क्स दे दे, या फिर हो सकता है 2.75 मार्क्स दे दे। तो इस तरीके से आप कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा स्कोर कर जाएंगे। ह्यूमैनिटीज और मैथ्स में यही फर्क है, आपका मैथ्स में सवाल अगर सही है तो है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर सवाल गलत है तो वो एग्जामिनेशन की मर्जी पर आ जाते हो कि या तो वो आपके पूरे नंबर काट ले, या फिर वो स्टेप्स के वगैरह बेसिस पे नंबर देना चाहता है तो दे दे। यहां पर ह्यूमैनिटीज में वो चीज नहीं होती, क्योंकि कोई पूरी चीज ना पूरी तरह से सही है ना कोई पूरी तरह से गलत है, प्लस माइनस का खेल नहीं है। तो यही जो तरीके होते हैं, इनसे आप अपने नंबर बढ़ा सकते हो। 1.5 to 2 मार्क्स जहां पे सामने वाला दे रहा है, बोर हो गया, एक ही जो बात है वो बार बार पढ़े जा रहा है, वहां पर इस तरीके से पॉइंट्स वगैरह में लिखकर आप उसको एक फ्रेश ब्रीथ ऑफ एयर दे सकते हो, और उससे जो है आप थोड़ा सा ज्यादा नंबर खींच सकते हो कि 2.5 से 2.75 तक वो आपको नंबर वगैरह पकड़ा दे। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपके 2 सवाल हैं, हम दोनों सवालों को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी है, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना है। क्रिटिकली एनालाइज द 5th रिपोर्ट व्हिच वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। 5th रिपोर्ट क्या है? 5th रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी यहाँ पे काम वगैरह चल रहे थे इंडिया में, उन सब चीजों को ध्यान में रखकर एक रिपोर्ट लिखी गई थी, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट किया गया, और उसके ऊपर फिर खूब जमकर डिबेट एंड डिस्कशंस हुए, जिसमें यह बोला गया कि ये लोग यहाँ पे बहुत मजे की जिंदगी काट रहे हैं, और बिल्कुल यहाँ पर इनका कोई लगाम नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के ऊपर, और ये जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। राजाओं को, नवाबों को हटा के खुद यहाँ पे नवाबी मार रहे हैं। अपना इंग्लैंड में जो है हमारे राजे रजवाड़े जो हैं इंग्लैंड के राजा वगैरह, उतनी अय्याशी के साथ जिंदगी नहीं जी रहे जितना अय्याशी इन लोगों ने बंगाल और बाकी सारे इलाकों में मार रखी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने। तो ये हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था हमारे लेक्चर्स वगैरह में, मगर पॉइंट की एक लबोलुबाब बता रहा हूं, एक सार आपको पता होना चाहिए कि 5th रिपोर्ट में था क्या। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और दूसरा एग्जामिन द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश अडॉप्टेड ब्रिटिश टुवर्ड्स पहाड़ियाज ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। अब पहाड़ियाज जो थे उनके प्रति ब्रिटिशर्स ने 18वीं शताब्दी में 1700s में क्या पॉलिसी अपनाई थी वो हम लोगों को बताना है। चलें जी, तो इन दोनों क्वेश्चंस का अब हम लोग एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इसका जवाब जो है सीबीएसई किस तरीके से अपने आप में लिख रही है, और उसके बाद में आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। अब देखिए फिर वही बात निकल कर आ गई, 5th रिपोर्ट के एनालिसिस को आपको क्रिटिकली करना है, फिर से उन्होंने जो जवाब दिया है वो आपको पॉइंट्स में दिया है। तो सीबीएसई यहां पे अब आपको बिना बोले बार बार एक बात बता रही है कि मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट्स में लिखो,
जनरली अगर हो सके तो पैराग्राफ में लिखकर एग्जामिनर को खून के आंसू रोने पे मजबूर मत करो। हो सके तो पॉइंट्स में लिखो तो वो भी खुश हो जाएगा और वो भी आपको नंबर देगा। पैराग्राफ में लिखकर आप क्या है कंबरसम कर दोगे चीज। पैराग्राफ में या तो आपको कंटेक्स्ट समझने के लिए पूरी चीज पढ़ना पड़ती है, या सरसरी निगाह मारोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में नहीं आता। पॉइंट्स में यह है कि एक सरसरी निगाह मार दे भी, क्योंकि एग्जामिनर भी आपका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसको काफी हद तक समझ में आ जाता है। मई जून की गर्मी में अगर आप उसको मजबूर करोगे कि वो आपका पैराग्राफ पढ़े और अगर हैंडराइटिंग और ज्यादा खराब है तो पढ़ने में और दिक्कत दे, तो फिर वो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात कर रहे हो। बेटर यही रहेगा हो सके तो आप भाई पॉइंट्स में लिखिए। यहां पर फिर सीबीएसई ने बिना बोले आपको एक टैक्टिकली एक मैसेज जो है वो दे दिया कि पॉइंट्स पॉइंट्स और पॉइंट्स, हो सके तो अपना जवाब पॉइंट्स में लिखना है, ना कि आप लोगों ने इसका जवाब जो है आपको पैराग्राफ्स और इस तरीके से देना है। अब यहां पे फिर उन्होंने वही किया कि 4 पॉइंट्स लिखे हैं और उसके बाद लिख दिया है कि मैक्स टू मैक्स इसके आगे आप लिखना चाहो तो 3 पॉइंट और लिख सकते हो। बट मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स ही बहुत हैं, क्योंकि इन 4 पॉइंट्स में आपने मोर और लेस 80 वर्ड्स में काफी सारी बातों को कह दिया। ये पॉइंट्स आप देखिए काफी ज्यादा बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, डिटेल में लिखा गया। इसके पहले वाले में तो यह था कि आपने एक एक लाइन में अपनी बात कर खत्म कर दी थी, तो पॉइंट्स भी छोटे थे। यहां पर अगर आप 3 पॉइंट और जोड़ दोगे तो कोई इश्यूज की बात नहीं है, मगर अपने को ध्यान क्या रखना है, 80 वर्ड्स की वर्ड लिमिट लगी हुई है अपने ऊपर, ठीक है जी। तो इसको भी अपने को वायलेशन नहीं करना है। यहां पर अगर 3 पॉइंट और भी ऐड कर दोगे, क्योंकि पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं, तो 80 वर्ड्स की वर्ड लिमिट आपकी नहीं टूटेगी। मगर अगर यहीं पर आप देखते हो इसकी जगह पे इस वाले सवाल में जब 5th रिपोर्ट का एनालिसिस हो रहा है, तब यहां पर ये पॉइंट काफी ज्यादा डिटेल में है, ये पॉइंट काफी ज्यादा डिटेल में, तो मोर और लेस 80 वर्ड हो गए। एक आध पॉइंट और ऐड करना है तो कर दीजिए, मगर यहां पे अब 8 पॉइंट लिखकर 80 वर्ड जो है उसको 180 वर्ड करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने की जरूरत नहीं है। तो इसमें इन्होंने जो जो एक्सप्लेन किया वो पॉइंट्स हम लोग देख लेते। तो क्वेश्चन आपको ये बोलता है क्रिटिकली एनालाइज द 5th रिपोर्ट ऑफ 1813। अब अपने को इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है, ये अपन ने देख ही लिया कि अपन इसको पॉइंट में बातचीत करेंगे इसके बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, इट वाज द 5th सीरीज ऑफ रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज चल रही थी उसके ऊपर जो अलग अलग टाइम पीरियड में रिपोर्ट छपी है एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सारी चीजों के ऊपर, ये उसमें 5वीं रिपोर्ट है। ये बात सही है, अच्छा स्टेटमेंट है, आप इसके साथ में शुरुआत कर सकते हैं, गुड स्टेटमेंट। इसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है इसमें ये बोलते हैं कि इसमें 1002 पेजेस में ये रन कर गई और 800 पेजेस जो थे उसमें सिर्फ अपेंडिसेस के थे, जिसमें जमींदारों के और किसानों की पिटीशन थी, कलेक्टर्स और बाकी सबकी रिपोर्ट्स थी। मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप अगर हो सके तो डाटा वगैरह में मत जाइए। जनरली इस तरीके से डाटा वगैरह याद नहीं रहते, उसमें फिर अगर गलती हो जाए तो फिर बिना मतलब में आपका नुकसान है। आप किसी को 1000 की 2 की जगह सिर्फ 1000 याद रह गया, या फिर 1200 याद रह गया, 1020 याद रह गया, उसने गलत लिख दिया, 800 का 700 कर दिया या 900 कर दिया, तो दिक्कत है। डाटा कई बार क्या होता है, आपको ऐसा रटते नहीं बनता है, फिर ऐसा ध्यान नहीं रखता और इतना ऐसा रेलेवेंट भी नहीं है कि आप बिना मतलब में कुछ नंबर्स को क्रैम करें। तो यहां से आप इस एक पॉइंट को लिखने की जगह 2 पॉइंट्स में लिख सकते हैं। आप जिसने भी इसको लिखा उसने तो उठा के एनसीईआरटी से जस्ट का तस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है, बट इसके 2 पॉइंट बन सकते हैं। पहला तो ये कि 5th रिपोर्ट को लिखा गया था 2 आधारों पे, या जो सोर्स थे मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर 5th रिपोर्ट। पहला तो आपने इसको जो रिपोर्ट्स आपको कलेक्टर्स के द्वारा भेजी जा रही थी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स वगैरह के द्वारा भेजी जा रही थी, और जो ग्रास रूट ऑफिशियल्स वगैरह को जो भी आपको इंफॉर्मेशन वगैरह मिल रही थी, उन सब की मदद से जो है आपने इसकी रिपोर्ट को लिखकर तैयार किया है। फिर इसी में आप एक तीसरा पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि भाई इसमें जो है आपने और जो है शामिल किया था उन आपके किसानों की और उन जमींदारों की पिटीशंस को, जिनको कुछ ना कुछ समस्या हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ को लेके उन्होंने अगर कोई शिकायत करी है, एडमिनिस्ट्रेशन से अगर कोई मांग करी है, इस तरीके की बातचीत कर आप यहां से 2 पॉइंट बना सकते हैं। तो ये एक पॉइंट जस्ट का जस्ट जो आपने एनसीईआरटी से कॉपी कर दिया, इसका कोई रेलेवेंट नहीं है। और ऐसे आप नंबर्स वगैरह में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट नंबर ना हो, बहुत फेमस नंबर ना हो, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इसको स्किप कर सकते हैं। ऑल्दो इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया है, बट जरूरी नहीं है आप इसको ऐसा लिखें। इसकी जगह आप रेलेवेंट रहेगा, इससे 2 पॉइंट बना लीजिए, एक सेकंड पॉइंट बन जाएगा और एक थर्ड पॉइंट बन जाएगा। उस पहले वाले पॉइंट में आप लिखिए कि भाई ये जो है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, या फिर उन रिपोर्ट्स वगैरह के ऊपर बेस्ड है जो आपके डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स ने भेजी थी, रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने भेजी थी, और भी जो आपके दूसरे लोग थे एडमिनिस्ट्रेशन के जो रेवेन्यू कलेक्शन और बाकी सारी चीजों में लगे थे, उनके बेसिस पर भी, उनके भी जो इंफॉर्मेशन वगैरह आपके पास में आई है उसके बेसिस पर भी आपने इसको लिखा है। और थर्ड पॉइंट में आप बोल सकते हैं कि आपके जो जमींदार हो गए, आपके जो पीजेंट्स या फिर आपके जो फार्मर्स वगैरह हो गए, उन लोगों ने जो इंफॉर्मेशन वगैरह आपको दी, उन्होंने जो आपको पिटीशन लगाई, उनकी जो शिकायतें हैं, उनकी जो दिक्कतें, उनकी जो समस्या
वर्क्स हैं उसके ऊपर जो है उनको भी आपने इसमें शामिल किया गया है, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है वो एक अच्छा पॉइंट है, इट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन कंपनीज मिसरूल एंड मैल एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये जो रिपोर्ट है इसने कंपनी के मिसरूल और मैल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी सारी बातें जो हैं वो हमको बताई हैं। इसके बाद में आप ये जो अगला पॉइंट आता है, मैनी ब्रिटिश ट्रेडर्स वांटेड अ शेयर इन कंपनीज ट्रेड इन इंडिया एंड एम्फसाइज्ड फॉर ओपननेस ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। ये पॉइंट आप अभी यहां पे ना लिखें, ये पॉइंट का एज सच कोई डायरेक्ट जो है कनेक्शन इससे बनता हुआ नहीं दिखता। आप इसकी जगह पे ये लिखिए कि जो ऑन अकाउंट ऑफ द मैल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्टेड बाय द आपका फिफ्थ रिपोर्ट, उस पर फिर जो है बहुत इंटेंस पार्लियामेंट्री डिबेट्स वगैरह हुई on account of on account of the information of maladministration presented by the fifth report, there was an intense debate in the British Parliament. उसके बाद में फिर आप लिखिए, following this there was a demand from British traders for a share in companies trade in India and then they emphasized for openness of British manufacturers in India. इस तरीके से जो आप एक पॉइंट बना सकते हैं। इसके बाद फिर आप एक अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि this report has been for over 1.5 century one of the major source for understanding the impact of the company's rule over rural Bengal as well as the other areas that it administered. इसके बाद आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि हालांकि इतना सब होने के बाद में भी you have to keep in mind that the report was written by those officials who were lobbied by the traders, so you just cannot accept each and every point without any critical analysis, and the debate is also open for detailed scrutiny as well as analysis. इस तरीके से करके आप यहां पर 7 एक पॉइंट जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप शुरू करिए कि 5वीं रिपोर्ट है, सही बात है, ये जितनी आपके एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह पे लिखी गई थी। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, कलेक्टर्स वगैरह और बाकी सारे लोगों ने जो इंफॉर्मेशन वगैरह ली थी उसके ऊपर। तीसरा, और नंबर्स वगैरह जहां तक हो सके अवॉइड करिए, जो इन लोगों ने यहां पे कर रखा है, इन्होंने सीधे सीधे कॉपी पेस्ट किया इसलिए हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा, आप यहां पे लिखिए कि जो आपके जमींदार और जो किसान वगैरह थे और बाकी जो लोग थे उनकी भी आपने जो पिटीशंस और सारी चीजें उनको कंसिडरेशन में लिखा है। चौथा पॉइंट, इसने कंपनी के मैल एडमिनिस्ट्रेशन की कलाई खोल के रख दी, जिसको लेके जबरदस्त डिबेट और डिस्कशन पार्लियामेंट में हुआ। 5वां पॉइंट, इस डिबेट और डिस्कशन में जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन निकल कर आया उसके बेसिस पे कई लोगों ने, स्पेसिफिकली मर्चेंट्स वगैरह ने डिमांड करी कि भैया ब्रिटेन का जो ब्रिटेन के दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी आप ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इंडिया में ट्रेड करने की इजाजत दो। इन भाई लोगों की मोनोपोली बनी हुई है, ये खुद ट्रेड करते हैं और जमकर प्रॉफिट कमाते हैं, जमकर पैसा मार रहे हैं वहां से, हमें भी जो है इसमें एक शेयर चाहिए। इसके बाद में आपका अगला आ जाएगा कि ये जो रिपोर्ट है लगभग 150 सालों तक आपका ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रूरल बंगाल में कैसा रहा उसको समझने में इसने हमारी काफी मदद करी है, एंड कि इसको लिखने वालों के पीछे आपके जो ट्रेडर्स थे, ब्रिटिश ट्रेडर्स, जो इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट नहीं थे, इन लोगों ने खूब लॉबिंग करी है। तो इसलिए रिपोर्ट में कई सारी चीजें एक्सैजरेटेड है और उनको बिना क्रिटिकल एनालिसिस या स्क्रूटिनी के नहीं लिया जा सकता। इस तरीके से आपके 8 पॉइंट बनकर तैयार हो जाएंगे और ज्यादा रेलेवेंट जो है जवाब आपका दिखेगा। इस तरीके से आप इसका जवाब लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में थोड़ा सा दिक्कत है 1-2 पॉइंट्स वगैरह में, इसके अलावा आप लिखना चाहें वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो दूसरा फॉर्मेट है अगर इसको फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगला देखते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है जो और में आया है, अगर आप इसके पहले वाला क्वेश्चन फिफ्थ रिपोर्ट का नहीं करते हैं तो फिर इसका जो सेकंड पार्ट है और में, उसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश टुवर्ड्स पहाड़ियाज ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में पहाड़ियों के खिलाफ में ब्रिटिशर्स ने क्या पॉलिसी अपनाई थी। तो हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में डिटेल में कि एक्सटर्मिनेशन की पॉलिसी अपनाई थी। इन्होंने बोला था कि पहाड़ियों को मारो और जितना इनको भगा दो यहाँ से राजमहल हिल से, या फिर इनको अंदर की तरफ में डिस्प्लेस कर दो। तो पहला पॉइंट वही है, ब्रिटिश अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन। ब्रिटिश प्रपोज पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन विद पहाड़िया चीफ्स टू इंश्योर प्रॉपर कंडक्ट। अब ये बहुत ठीक नहीं बैठता। पहले एक पॉइंट पर आप बोल रहे हो कि एक्सटर्मिनेशन की पॉलिसी थी और उसके बाद सेकंड में बोल रहे हो कि पैसिफिकेशन यानी कि मनाने की पॉलिसी थी। अब ये दोनों पॉइंट कॉन्ट्राडिक्टिंग लगते हैं, बीच का जो कंटेक्स्ट है वो आपने गायब कर दिया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ब्रिटिश फर्स्ट एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन, ब्रिटिश फर्स्ट एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन, तब वो ज्यादा ठीक हो जाएगा। फिर आप उसमें लिख सकते हैं, बट देन दे प्रपोज द पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन विद पहाड़िया चीफ्स टू इंश्योर प्रॉपर कंडक्ट। इसके बाद में थर्ड पॉइंट लिखिए कि पहाड़िया वेंट इनटू माउंटेन्स एंड डीप फॉरेस्ट एंड कंटिन्यूड देयर वॉर अगेंस्ट आउटसाइडर्स। फिर आप लिख सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पहाड़ियाज, क्योंकि काफी सारे चीफ्स वगैरह जो थे वो पैसिफिकेशन की पॉलिसी को मान भी गए थे, बट मोस्ट ऑफ द पहाड़ियाज जो थे उन्होंने इस बात को नहीं माना था। तो मोस्ट ऑफ द पहाड़ियाज वेंट इनटू द माउंटेन्स एंड डीप फॉरेस्ट एंड कंटिन्यूड देयर वॉर अगेंस्ट आउटसाइडर। ये बहुत रेलेवेंट पॉइंट है। फिर आप लिख सकते हैं कि काफी सारे पहाड़िया चीफ ने कंपनी का जो कंपनसेशन है उसको
या अलाउंसेस वगैरह हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया, और उसके नतीजे में फिर ये हुआ कि उनको उनकी कम्युनिटी ने सबऑर्डिनेट या मानना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स का, और ये बोला कि तुम अब फ्री नहीं हो, इसलिए उन्होंने अपनी अथॉरिटी वगैरह जो है खो दी। इस तरीके से आप इसमें और बातें लिख सकते हैं। भागलपुर का जो कलेक्टर है उसका जिक्र कर सकते हैं जिसने ये पैसिफिकेशन की पॉलिसी रखी थी। इसी में एक लास्ट पॉइंट और लिख सकते हैं कि पहाड़ियों को काउंटर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने यह बात भी डिसाइड करी कि हम लोग यहां पर अब संथल्स को लाकर बसाएंगे, ताकि आपका इन लोगों को आपस में इंगेज रखकर पहाड़ियों का जो इतना ज्यादा वायलेंट आपकी रेड्स वगैरह होती हैं और दिक्कत ये जो दे रही है इसको रोका जा सके, और यहां पर आप जो फिक्स जो या फिर सेटल्ड कल्टीवेशन जो है इसकी शुरुआत कर सकें, फॉरेस्ट वगैरह को साफ करवा सकें। तो इसका जवाब आप कैसे शुरू करेंगे? पहला पॉइंट जो इन्होंने लिखा है कि उसके साथ शुरू करिए कि ब्रिटिशर्स ने एक्सटर्मिनेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, बट इट डिडंट वर्क मच, देयरफॉर दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन। इट आल्सो फेच्ड वेरी लिमिटेड रिजल्ट्स। मोस्ट ऑफ द पहाड़ियास withdrew themselves deeper into the jungles and the mountains, and they continued their war. Those who accepted British sovereignty or suzerainty, they were boycotted from their own community. And पांचवा पॉइंट कि Britishers then started the policy of settling Santhals, so that the Santhals are going to displace the Pahadiyas and they are going to take over their place, and then they are going to clear the forest, and in spite of hoe cultivation they are going to bring plow cultivation और settled cultivation। इस तरीके से आप 5 या 6 पॉइंट जो है लिखकर तैयार कर सकते हैं, वो ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा। तो ये जो है आपका एक जवाब रहेगा, इस तरीके से आप इसका जवाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमसे इन्होंने ये बोला है कि आप ये बताइए कि र्यूमर्स और प्रोफेसीज जो थी, इन्होंने 1857 की रिवोल्ट में क्या रोल अदा किया है। अब यहां पर शब्दों पर गौर करिए। पहला उन्होंने र्यूमर्स बोला और दूसरा उन्होंने प्रोफेसी बोला। प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी और र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाह। तो अफवाहों ने और आपकी जो भविष्यवाणियां हो रही हैं, इन्होंने कितना रोल अदा किया है, हमको ये चीज बतानी है। यहां पर इन्होंने अब डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया है कि पहले उन्होंने र्यूमर्स को डिस्क्राइब कर दिया, फिर प्रोफेसी को कर दिया। पहली चीज तो ये कि इन्होंने, अब सवाल को जरा ध्यान से देखिए, हालांकि सीबीएसई का मॉडल क्वेश्चन आंसर है, बट ध्यान से देखिए, ये 80 वर्ड से तो बहुत ज्यादा हो गया। पहली चीज तो ये कि आपने जो 80 वर्ड्स की वर्ड लिमिट लगा रखी है, ये आपने खुद यहां पर क्रॉस कर दी है, अच्छी खासे तौर पे आपने इसका वायलेशन कर दिया है। यानी कि अगर आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पहला जो दिमाग में ख्याल आएगा, सवाल ववाल जो लिखा है वो एक अलग बात है, बट ये 3 नंबर के सवाल में इतनी जो बातें करी गई हैं, इसका मतलब आपने 80 वर्ड्स की जो वर्ड लिमिट है वो तो आपने खुद ही क्रॉस कर दी। एक चीज तो ये चीज अपने को नहीं करना है, इतना जो बड़े बड़े पॉइंट्स बनाए हैं इसका नुकसान एक तो ये है। तो इस बात का ध्यान रखना है, इन्होंने 80 वर्ड्स की वर्ड लिमिट को क्रॉस कर दिया, तो एक चीज तो इन्होंने अपने नंबर खुद कटवा दिए। अब इसको शुरू करते में इनसे पूछा गया है कि र्यूमर्स और प्रोफेसीज का क्या रोल रहा है वो एग्जामिन करना है, तो उन्होंने फिर डायरेक्ट जो है सब कुछ एक साथ लिख दिया। मेरी आप लोगों को सलाह रहेगी कि आप लोग एक हेडिंग डालिए इसमें। इस सवाल का जवाब अगर अपने को देना होगा तो अपन ऐसे देंगे, RUMOURS, र्यूमर्स कर आप एक हेडिंग डालिए और उसमें आप 3 से 4 जो भी र्यूमर्स थे वो लिखिए। उसके बाद में फिर जब र्यूमर्स आपने लिख चुके हुए तो फिर आप प्रोफेसीज के बारे में बात करिए। प्रोफेसीज जो है इस तरीके से आप एक प्रोफेसी करके हेडिंग डालिए और उसमें 1 या 2 जो प्रोफेसीज वगैरह थी उसका डिस्क्रिप्शन करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो पहले अब र्यूमर्स की हेडिंग आपने डाल दी, तो उसमें अब इतना लंबा पॉइंट लिखने की जगह आप ये लिखिए कि this impression that the grease cartridges had pig and cow fat inflamed the feelings of the soldier। एक पॉइंट आप छोटा सा यहां पे ये बना सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है कि र्यूमर था कि कार्ट्रिजेस वगैरह जो थे वो ग्रीस्ड हैं काऊ और पिग के फैट के साथ में, तो उससे आपके कास्ट और रिलीजन पर असर पड़ जाएगा। जब आपने पहले ही हेडिंग डाल दी है कि आप लोग र्यूमर की बात कर रहे हैं, तो बार बार अब ये उसमें लिखकर भी पॉइंट में बताने की जरूरत नहीं है कि ये र्यूमर था। आप ये लिखिए र्यूमर में कि कार्ट्रिजेस वेर ग्रीस्ड विद आपका काऊ एंड पिग फैट एंड द फियर दैट इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द रिलीजन इन्फ्लेम द सोल्जर्स। तो अब उसके ऊपर पहले र्यूमर हेडिंग डाली गई है, तुमको समझ में आ ही जाएगा एग्जामिनर को कि ये जो है र्यूमर की बात हो रही है। फिर जो सेकंड पॉइंट है उसमें ये लिखते हैं द र्यूमर अबाउट द ब्रिटिश टू डिस्ट्रॉय द रिलीजन ऑफ इंडियंस बाय मिक्सिंग द बोन डस्ट ऑफ द काऊ एंड पिग इनटू द फ्लोर। इसी में आप लिखें कि जो भी पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है इसी में आप लिखें द फियर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन बाय ब्रिटिश was amplified by this fact, by this point or this news of mixing of bone dust in the atta or the flour। इस तरीके से पॉइंट बनाया जा सकता है। तीसरा, the suspicion that arose because of the chaplain or the Christian missionaries that the Britishers
वांटेड टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी। इस तरीके से आपने 3 पॉइंट लिख दिए। अब कम से कम 40 या 45 वर्ड्स वगैरह जो हैं ये हो गए हैं। अब अपने को 80 वर्ड्स में खत्म करना है। अब आप प्रोफेसीज पर आइए। उसके बाद में उस प्रोफेसी में आप लिखिए कि देयर वाज अ प्रोफेसी दैट द ब्रिटिश रूल विल कम टू द एंड एट द सेंटिनरी ऑफ द बैटल ऑफ पलासी दैट हैपेंड इन 1757। अब यहां पे तारीख लिखने की जरूरत नहीं, कई लोग जो है तारीख याद नहीं रख पाएंगे कि 23 जून 1757 को बैटल ऑफ पलासी हुई थी, तो उसके 100 साल जो है 23 जून 1857 को हो जाएंगे। मैक्सिमम लोगों को तारीख याद होगी भी नहीं, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, देयर वाज अ प्रोफेसी दैट द ब्रिटिश रूल इज गोइंग टू कम टू एन एंड बाय द सेंटिनरी और बाय द 100th एनिवर्सरी ऑफ द बैटल ऑफ पलासी। बात वही हो गई, डेट लिखने से भी बच गया और डेट गलत हो जाएगी उसके चांस से भी बच गया। इस तरीके एंड दिस पर्टिकुलर प्रोफेसी प्रोवोक्ड और मोटिवेटेड द पीपल टू कम एंड ज्वाइन द रिवोल्ट। एंड इस तरीके से आप इस बात को लिखकर खत्म कर सकते हैं। अब आपका 80 वर्ड की लिमिट भी क्रॉस नहीं हुई, पहली चीज। दूसरा, आपने अपनी बात भी कह दी। बार बार जो र्यूमर वर्ड यहां पर डाला जा रहा है, र्यूमर वर्ड यहां पे भी आया है, यहां पर भी आया है, और इस र्यूमर वर्ड के कारण और इसको फिर एक्सप्लेन करने में जो 2-4 वर्ड और सपोर्ट में लिखना पड़ रहा है, उससे भी आप बच जाओगे। एक जगह आपने पहले र्यूमर की हेडिंग डालती है, तो उसके बाद में फिर आप उसके अंदर के पॉइंट लिख सकते हो। इस तरह से आप वर्ड लिमिट क्रॉस करने से बच जाओगे, अपनी बात भी कह दोगे और ये भी क्लियर बता दोगे कि र्यूमर ये है, प्रोफेसी है। तो सामने वाला जो बार बार एक ही चीज पढ़ रहा है, उसको भी इसी तरीके से सारे लिखे हुए जवाब मिलेंगे। र्यूमर और प्रोफेसी दोनों को मिला दिया उसने। उसी की जगह आप अलग से एक हेडिंग डाल दो और उसके बाद में फिर उसके अंदर में पॉइंट लिखो तो ज्यादा ठीक रहेगा। इन्होंने क्या किया है, पॉइंट जो है उसी में आपने ये वर्ड लिखकर आपने लिखना शुरू कर दिया। आपको पहले ये हेडिंग बना देनी चाहिए और उसके बाद फिर आपने पॉइंट लिखना चाहिए, वो ज्यादा बेटर या ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसका जवाब दे सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें अपने को यह बताना है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें यह था कि महात्मा गांधी का जो इंडिपेंडेंस के बाद के कुछ महीने रहे हैं, वो कई ऑथर्स बोलते हैं कि उनके फाइनेस्ट आर थे, उनका सबसे एक लीडर के तौर पर बेहतरीन टाइम पीरियड था। इसको आपको एग्जामिन करना है या फिर इसको एक्सप्लेन करना है, इसका एनालिसिस करना है। तो इसमें अब ये क्वेश्चन जो सीबीएसई वालों ने इसका जो जवाब दिया है वो इस तरीके से है। इसमें 4 पॉइंट लिखे गए हैं, मगर ये 80 वर्ड से काफ़ी कम में है, तो इसमें 2-3 पॉइंट और ऐड किए जा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने स्पेस भी छोड़ा है कि आप चाहो तो 3 पॉइंट और कम से कम ऐड कर सकते हो, और 4 पॉइंट उन्होंने अपनी तरफ से दिए। इन्होंने अपना जो जवाब लिखा है वो ठीक है कि इन्होंने गांधी जी का जो है फाइनेस्ट स्टार इसलिए कहा जाता है कि कोऑपरेशन और कम्युनल हार्मनी के लिए वो कोशिश कर रहे थे, और आपका लोगों के बीच में जो जहर आ गया था, वैमनस से आ गया था, उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे। म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बना रहे थे कम्युनिटीज़ में, वो सारी चीज़ें। इंडिया पाकिस्तान से जो लोग आए थे सबके लिए डिस्प्लेस लोगों के लिए वो वरीड थे, वो सारी चीज़ें हैं। इसका मैं जो जवाब लिखता है, मैं आपको अपना एक तरीका बता सकता हूँ, वो ये है, आप पॉइंट इस तरह से शुरू करें कि फाइनेस्ट आर इसलिए कहा जाता है क्योंकि लीडर के तौर पर गांधी जी का जो एक कैरेक्टर है, जो उनको अलग करके खड़ा करता है सब लोगों से, वो हमको यहाँ पर दिखता है। कैसे? इंडिपेंडेंस का जो जश्न है वो नहीं मना रहे थे। पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि हियर वी सी दैट what are the characteristics that make Gandhi ji stand apart and tall than any other leader in the Indian freedom struggle। कैसे? उसमें आप लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि ये जो महीने गए हैं इंडिपेंडेंस के बाद के, इनको गांधी जी का फाइनेस्ट स्टार इसलिए कहा जाता है, इसमें इनकी जो एक्टिविटीज वगैरह रही हैं, ये इनको एक लीडर के तौर पर बाकी सारे जो आपके लीडर्स वगैरह थे फ्रीडम स्ट्रगल्स, उनको एकदम ऑल टुगेदर अलग खड़ा करता है। कैसे? पहला कि इंडिपेंडेंस डे जिस दिन आया था तब दिल्ली में बैठकर जश्न नहीं मना रहे थे, कलकत्ता में और बाकी जगहों पर जो रायट्स हो रहे थे उनको रोकने की कोशिश में लगे हुए थे। बाकी लोग आपके जश्न मना रहे हैं, फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गांधी जी जो है एक लाठी लेके यहाँ पर रायट्स रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरा ये कि फिर उसके बाद में जब बाकी सारे लीडर्स वगैरह सब और देश में लॉ एंड ऑर्डर लाने की कोशिश कर रहे थे, तब ये जाकर जो है विक्टिम्स वगैरह से मिल रहे हैं, लोगों को कंसोल कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति जो सब कुछ लुटा के पिटा कर जो हिंदुस्तान आए हैं उनको आत्मसंबल दे रहे हैं। तीसरी चीज जो ये कर रहे थे वो ये था कि कम्युनिटीज के बीच में जो वैर आ गया है, वैमनस आ गया, उसको दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लोगों को बता रहे हैं कि फॉरगेट द पास्ट, एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड रखिए और आगे बढ़िए। एंड इसके बाद में फिर आपका ये जो है अलग अलग जगहों पे मूव कर रहे हैं। पहले बंगाल से फिर आपके जो दूसरे इलाके थे वहां से दिल्ली से फिर पंजाब वगैरह जाने वाले थे, इस तरीके से। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि ये आपका इन्होंने जो बहुत भयानक कम्युनल राइट्स वगैरह हो रहे थे, जो एकदम कंट्रोल में नहीं आ रहे थे किसी के भी, अपनी हंगर स्ट्राइक की मदद से अनशन पर बैठकर कलकत्ता के भयानक जो आपके दंगे वगैरह हैं इनको रुकवाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। तो इन सारी वजहों के कारण आप लोग ये कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड गया है वो गांधी जी के फाइनेस्ट
फाइनेस्ट आर थे, ये इनका सबसे शानदार टाइम पीरियड था जिसमें एक लीडर के तौर पर इनकी चारित्रिक विशेषताएं अलग से निकल कर आती हैं। इस तरीके से आप 5 मैक्स टू मैक्स 6 पॉइंट्स के अंदर अंदर अपनी बात लिखकर खत्म कर सकते हैं और इस तरीके से आपका जवाब जो है ज्यादा बेटर, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, 80 वर्ड्स के अंदर भी रहेगा। 5-7 वर्ड ऊपर नीचे होगा तो कोई बात नहीं है, मगर आप अपनी बात कह पाएंगे। ये थोड़ा अधूरा सा लगता है, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा दिखता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा और जो चीजें उनको ऐड किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हम लोगों ने जो है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस की बात कर ली है। इसके बाद में जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको फिर किस तरह से आपने देना है, उनका क्या जवाब वगैरह रहेगा, क्या उनका एनालिसिस वगैरह बनेगा, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। यानी कि हमारा सेक्शन ए खत्म है, अब हम लोग सेक्शन बी की तरफ में। तो सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर से मैं आप लोगों को वही सलाह दूंगा कि हम लोगों को जो क्वेश्चन का आंसर देना है, ऑल्दो अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्क्राइब करना पड़ेंगी। लॉन्ग आंसर है तो मतलब आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप कम से कम 15 से 17-18 लाइंस के आसपास लिखेंगे। 150 से 180 या 200 वर्ड्स के बीच में आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। बट फिर से मैं आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा, जहाँ तक हो सके आप पॉइंट्स में अपनी बात को कहिए, आप हेडिंग और पॉइंट्स के साथ में जाइए रेदर देन आप पैराग्राफ के साथ में जाइए। ठीक है जी। अगर आपसे एक्सक्लूसिवली कहीं पे बोला जाता है कि कोई चीज़ आपको एनालाइज करनी है इस तरीके से कि अब उसमें कोई ऑप्शन नहीं बचता पैराग्राफ लिखने के अलावा, तब आप पैराग्राफ के साथ जाइए। नहीं तो अगर जहाँ तक हो सकता है हमको पॉइंट्स में ही अपनी बात कहनी है। अब CBSE का जो ये अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर है और उसका जो फिर ये आंसर्स वगैरह भी CBSE के द्वारा बताए गए कि एक मॉडल आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। ध्यान से देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, मगर पॉइंट्स में लिखा गया है। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है, वर्ड्स थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो जाएं, लाइन एक दो ऊपर नीचे हो जाए, अंडरस्टैंडेबल है, समझ में आता है। बट जहाँ तक हो सके अनलेस एंड अनटिल अगर नहीं आपसे वो उसके अलावा काम चल रहा है पैराग्राफ लिखे बिना, तो आपने इस जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं इनको आपने इस तरीके से पॉइंट्स के फॉर्म में ही लिखना है। तो क्वेश्चन जो है आपका, रोल ऑफ प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, आपका क्वेश्चन ये था कि कोई भी 6 जो आपके प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के, उनके रोल को आपको बताना है या फिर डिस्क्राइब करना है। तो एक एक दो दो लाइनों में आप सबके रोल्स जो हैं उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी यह है कि आपको चैप्टर के बारे में अंदाज़ा होना चाहिए। आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो चैप्टर है डिटेल में पढ़ा होना चाहिए। तो उसके मैंने सारे वीडियोज़ जो हैं, रेबल्स एंड राज वाला जो हमारा चैप्टर है जिसमें रिवोल्ट का एनालिसिस हमने किया है, मैंने उसके सारे वीडियोज़ बनाकर डाले। जिन लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है या फिर पूरा कम से कम 6 नाम भी अगर वो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं रिवोल्ट के लीडर्स के, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि आप लोग वो वीडियोज़ देखें। उसके बाद में फिर आप इस सवाल का ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगे। जिन लोगों ने देख रखे हैं, जिन्होंने NCERT पढ़ी है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले इन्होंने शुरुआत करी इन कानपुर, नाना साहिब द सक्सेसर ऑफ पेशवा बाजीराव टू बिकेम द लीडर ऑफ द रिवोल्ट। ठीक है, एक आध लाइन में और लिख सकते हैं कि आपने जो है इनको वहाँ से जो ब्रिटिशर्स वगैरह थे उनको एक्सपेल कर दिया एंड वहाँ से फिर इन्होंने लीड वगैरह किया है, या फिर उन्होंने उसके बाद आपकी जो रिवोल्ट है कानपुर में लीड करी। अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया और जो बहादुर शाह जफर थे उनको अपना एम्परर डिक्लेयर कर दिया। इस तरह से 1 या 2 पॉइंट आप इनके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई की बात, इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई अज्यूम द लीडरशिप ऑफ द अपराइजिंग, और इसके बाद इस पे 1 पॉइंट और लिखा जा सकता है। यहां पर अब इन लोगों ने एक एक ही पॉइंट लिखा, बट मेरी सलाह रहेगी कि अब आपको 6 मार्क का क्वेश्चन है तो अब 2-2 पॉइंट सबके बारे में लिखिए। जैसे कानपुर में एक तो ये नाना साहब वाला पॉइंट, और दूसरा अपनी तरफ से अगर आपको पता है तो आप लोग लिख सकते हैं कि इन्होंने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया और एम्परर बहादुर शाह जफर को मान लिया और अपने आप को जो है उनका गवर्नर डिक्लेयर करके उनके बिहाफ पर यहाँ पर रिवोल्ट को लीड किया। 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद में झांसी की रानी के बारे में आप लिख सकते हैं कि इन्होंने लीडरशिप वगैरह झांसी में अज्यूम की थी, और उसके बाद में बता सकते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जो पॉलिसी लगाकर इनको हटाया गया था वहाँ से, तो उसके विरोध में और अपने जो बेटे को जो है इन्होंने अपना डिक्लेयर किया वहाँ का फिर शासक, और उसके बिहाफ पर फिर इन्होंने पूरा का पूरा रिवोल्ट वहाँ पे लीड किया था। और जो आपके नाना साहब के जो आपके सेनापति थे तात्या टोपे, वो इनकी मदद के लिए आए थे। आप ये बात भी लिख सकते हैं। इस तरह से 4 पॉइंट बन जाएंगे। अगला, आरा इन बिहार कुंवर सिंह लोकल जमींदार बिकेम लीडर अंडर पॉपुलर प्रेशर, एंड उसके बाद इन्होंने सक्सेसफुली उसको लीड किया था। इससे ज़्यादा इनके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह है भी नहीं, ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता, तो इनके बारे में 1 पॉइंट लिखा वो समझ में आता है। मगर ये 2 लीडर्स काफ़ी फेमस हैं, इसलिए इनके बारे में 2-2 पॉइंट्स लिखना अंडरस्टैंडेबल है। इनके बारे में 1 पॉइंट लिखा, कोई बात नहीं, चल जाएगा। फिर आ जाते हैं लखनऊ पे। इन लखनऊ बिरजिस कद्र द यंग सन ऑफ नवाब वाजिद अली शाह बिकेम द
लीडर ऑफ द रिवोल्ट अगेंस्ट द एनेक्सेशन ऑफ द स्टेट। इसमें एक लाइन और आप लिख सकते हैं, क्योंकि लखनऊ की जो रिवोल्ट है उसको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया गया था, तो इसमें 2 पॉइंट और ऐड किए जा सकते हैं कि यहां पर जनता का भी जो है आपको सपोर्ट मिला, क्योंकि जो अंग्रेज थे उनसे ना सिर्फ आपके नवाब और बाकी रॉयल लोग परेशान थे, मगर जनता भी परेशान थी, तो अंग्रेजों के खिलाफ जनता भी खड़ी हो गई। ये पॉइंट भी यहां पे लिखा जा सकता है। और इसके अलावा एक पॉइंट और लिखा जा सकता है, वो ये है कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लखनऊ को अंग्रेजों ने फिर कैप्चर कर भी लिया, उसके बाद भी गुरिल्ला वॉरफेयर यहां पर चलता रहा, रूरल इलाकों में भी परेशान होते रहे, और बाकी आपका जो मेन सिटी और उसके आसपास का जो इलाका था उसमें भी परेशान होते रहे। अवध ने अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया था, या जो कहते हैं नाको चने चबवा दिए थे, अवध का जो इलाका था। इस तरह से 2 से 3 पॉइंट में आप लखनऊ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पे 3 पॉइंट या फिर 4 पॉइंट लिखने के लिए मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि आपका जो अवध की रिवोल्ट है इसको बकायदा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, इसलिए इस पे एक लाइन लिखकर छोड़ना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। अब इन्होंने एक मॉडल आंसर में आपको दे दिया है, बट फिर भी आई वुड सजेस्ट कि आप 1-2 लाइनें इनके बारे में लिखें। इसके बाद में फिर गुनु जो ट्राइबल कल्टीवेटर थे सिंह भूम के छोटा नागपुर में, वो आपके रेबल लीडर बन गए थे। कोल ट्राइबल्स वगैरह के बारे में उनका लिखा जा सकता है। शामल जो थे जिन्होंने 84 देश के जो आपके विलेजेस का नाम था 84 देश, उनके सारे आपके किसानों को मोबिलाइज किया था और अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट खड़ी करी थी, उनके बारे में लिखा जा सकता है। इसके बाद में मौलवी फजलुल्लाह जो थे उनके बारे में लिखा जा सकता है, उनको डंका शाह बोला जाता था। इस तरीके से आपके और भी जो दूसरे लीडर्स वगैरह के बारे में बातचीत की गई थी उनके बारे में लिखा जा सकता है। तो काफी सारे आपके लीडर्स वगैरह थे, सबके बारे में हम लोगों ने बातचीत भी करी थी। इन सब के नाम वगैरह का यूज करके आप कम से कम 8-10 पॉइंट जो है बना सकते हैं। हमको अगर 15-17 लाइनें लिखनी है तो आराम से जो है वो कवर हो जाएगा। इसमें इन्होंने मगर जो गलती करी है वो ये है कि सिर्फ 1-1 लाइनें लिखी हैं। मेरी सलाह रहेगी जो पॉपुलर लीडर थे या फिर वो टॉपिक जिसको डिटेल में जरा डिस्कस किया गया एनसीईआरटी में, जैसे लखनऊ की रिवोल्ट हो गई या लखनऊ में जो रिवोल्ट का हिस्सा चल रहा था, इसको अपने को डिटेल में डिस्कस करना है। तो इस तरीके से जो है आप ये जो 6 नंबर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें भी 2-3 बातों का ख्याल रखेंगे। पहले तो आप पॉइंट्स में लिखेंगे और उसके बाद में जो प्रोमिनेंट टॉपिक्स थे जिनको डिटेल में डिस्कस किया गया उनके बारे में थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद में जो फिर दूसरे टॉपिक्स हैं जो इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किए गए थे उसके बारे में आप थोड़ा सा कम भी लिखेंगे तो चल सकता है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक तो हमको इंटरनल चॉइस दी हुई है और उसमें अब हम दोनों जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इंटरनल चॉइस में जो दोनों क्वेश्चंस दिए गए हैं वो करेंगे, मगर 6th वाले क्वेश्चन में या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है या इसके और में जो दूसरा क्वेश्चन है जिसको हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पर ये 6 मार्क के क्वेश्चन में इन्होंने बोला है भाई क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो एक मास मूवमेंट है, लोगों का मूवमेंट था, इस चीज़ को हमको एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, उसके बाद में फिर हम लोग इस पर बात करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्विट इंडिया movement was genuinely a mass movement bringing into its ambit hundreds of thousands of ordinary Indians. Elucidate the statement with suitable examples. यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो एक जेन्युइनली मास मूवमेंट था, यानी कि वो लोगों का नेचुरल मूवमेंट था, उसको खड़ा लोगों के द्वारा ही किया गया था, किसी ने आर्टिफिशियली उसको जनरेट नहीं किया था। और इसमें हजारों जो ऑर्डिनरी इंडियंस हैं वो आकर जुड़े थे, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट ने अपने कह सकते हैं कि बाउंड्रीज या पेरिफेरीज के अंदर हजारों इंडियंस को लिया था, उसने हजारों इंडियंस को जो है आपका मोटिवेट किया था, इंस्पायर किया था और जोड़ा था। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आपको सुटेबल एग्जांपल्स के साथ में समझाना है। ये अपना पहला क्वेश्चन है। इसी वक्त में अपन लोग दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। गांधी जी हैज मोबिलाइज द वाइडर डिसकंटेनमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन द सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट का जो सत्याग्रह हुआ था उसमें गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अब जो एक बहुत गुस्सा या रोष लोगों के मन में था, उन्होंने बेसिकली उस रोष को मोबिलाइज किया था। अब ये जो स्टेटमेंट है हमको सुटेबल एग्जाम्पल्स की मदद से समझाना है, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, दोनों आए जो हैं गांधी जी एंड नेशनल मूवमेंट वाले चैप्टर से हैं। तो अब हम लोग एक एक करके इन दोनों को देखते हैं। चलें जी, पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट वाला जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट एक जेन्युइनली मास मूवमेंट था और उसने अपने एम्बिट में हजारों इंडियंस को लेकर आया, उसको अब आप कैसे जस्टिफाई करोगे? तो फिर से यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि अपन पॉइंट्स में अपनी बातचीत को करेंगे, जहां तक हो सकेगा अपन लोग पॉइंट्स में लिखेंगे। अब क्या क्या पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं उसके बारे में, अब जैसे इन्होंने डायरेक्ट क्विट इंडिया मूवमेंट और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख दिए, मेरे हिसाब से ऐसा ना करके आप लोगों को यह लिखना चाहिए, इस तरीके से शुरू करना चाहिए कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो एक जेन्युइनली मास मूवमेंट था और ये अपने में हजारों इंडियंस को लेकर आया है। जस्ट का तस आप सेंटेंस से ये आपका जो क्वेश्चन है उससे ये सेंटेंस उतार दीजिए, उसके बाद में लिख लीजिए वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स। इस तरीके से आपने 2 लाइनों का ये स्टेटमेंट लिख दिया। उसके बाद में अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय सिर्फ इतने के कि आप क्विट इंडिया मूवमेंट हेडिंग डालकर उसके बाद पॉइंट्स उतारना। तो सवाल में जो बोला गया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट ये है वो है, उसमें से वो पूरी की पूरी लाइन आप उठा लो जिसका 10 आगे लिखो, उसके कॉमा लगा के कि वी कैन जस्टिफाई दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स और फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स, और
उसके बाद में फिर आप लिखना शुरू करो। तो पहला पॉइंट आ जाएगा एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट, या फिर इसके भी पहले आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि मोमेंट्स और जस्ट विद इन आवर्स आफ्टर द मोमेंट वाज अराइव्ड ऑल द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ कांग्रेस वर अरेस्टेड एंड दे वर पुट बिहाइंड बार्स एंड कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड थस द मोमेंट वाज रेंडर्ड और द मोमेंट वाज लेफ्ट लीडरलेस। पहली लाइन ये लिखिए, उसके बाद लिखिए इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट thousands and thousands of people joined the movement and they did following activities on their own without the support of any active leadership from Congress side or from any other active political party। और उसके बाद फिर आप लिखिए the activist organized strikes and protests, इस तरह पहला पॉइंट लिख दीजिए। इसके बाद students left their colleges to go to jail। उसके बाद में आपका जो बाकी सारे बताएं कि सोशलिस्ट जो थे उन्होंने रजिस्ट किया, वुमेन्स जो थी उन्होंने आपका कंट्री साइड यानी कि आपके जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं थी उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया। इसके बाद में हजारों लोग जो हैं उन्होंने आपका बॉयकॉट में पार्टिसिपेट किया, पिकेटिंग में पार्टिसिपेट किया। लाखों की तादाद में जो है मजदूरों ने आपका स्ट्राइक्स वगैरह करी। गवर्नमेंट की अथॉरिटी के ऊपर जितने के जो साइंस थे, यूनियन जैक का जो सिंबल हो गया, अंग्रेज सरकार के जो मुलाजिम थे या इस तरीके के जो बड़े बड़े आपके जो वाइसरॉयज गए थे उनकी मूर्तियां हो गई, इस तरीके के जो दूसरे आपके ब्रिटिश अथॉरिटी के सिंबल्स थे उनके ऊपर अटैक हुए। इसके बाद कई जगहों पे लोगों ने अपनी पैरेलल गवर्नमेंट बना ली। अब इन लोगों ने यहां पर मेंशन नहीं किया, मगर आप लोग जो है प्रति सरकार का एग्जांपल दीजिए, वो बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जो सतारा में आपकी प्रति सरकार बन गई थी या फिर मेदिनीपुर में जो आपकी पैरेलल गवर्नमेंट वगैरह स्टैब्लिश हो गई थी, आप उसका जिक्र कर सकते हैं, उसका जो पर्टिकुलर एग्जांपल है उसको आप सामने रख सकते हैं। इसके बाद में फिर और जो दूसरे रेलेवेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में आते हैं वो आप उतार सकते हैं कि भाई यहां पर जो है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि गवर्नमेंट का रिप्रेशन जो है बहुत ज्यादा हुआ, हजारों की तादाद में लोगों को जो है बंद कर दिया, उसके बाद भी लगभग 1 साल लग गया पूरे के पूरे मोमेंट को दबाने में। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोई लीडरशिप आपको यहां पर मोटिवेट करने के लिए नहीं थी, उसके बाद भी जो है इतने सारे काम हो रहे थे। इसी में आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि यहां पर ये सारा काम तब हो रहा है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में अगर आप इस तरीके का एंथुसियाज्म और मास पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, वो भी तब देख रहे हैं जब आपको पता है कि भाई यहां पर कोई लीडर नहीं है और हमारे साथ अगर अंग्रेजों ने कुछ किया तो फिर बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि अंग्रेज जो हैं अभी वॉर टाइम का मतलब ये कह सकते हैं शांति काल नहीं चल रहा है, वॉर वगैरह चल रहा है, इसका बहाना बनाकर वो इस तरीके के कानून पास कर सकते हैं जिसके बेसिस पे ब्रूटल क्रैकडाउन होगा। तो कई लोगों को पता है, स्टूडेंट्स जानते हैं कॉलेज छोड़ने के बदले में जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कोई डर नहीं है, जेलों में जाएंगे मगर अंग्रेजों के नीचे नहीं रहेंगे। आपके जो पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भूखों मरने की नौबत आ रही है, अंग्रेज इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, सारा का सारा जो आपका प्रोड्यूस है वो छीन रहे हैं, तनख्वाहें नहीं दे रहे, ओवर टाइम करा रहे हैं, उसके बाद भी खड़े हुए हैं। महिलाएं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं है, उनको दबाया जाता है, शोषित किया जाता है, फिर भी सड़कों पर आ रही हैं और पुरुषों के साथ बराबरी से लाठियां खा रही हैं। इसके बाद में आपका लिकर हो गया, बाकी सारी चीजें हो गई, उसकी पिकेटिंग हो रही है, बॉयकॉट हो रहा है, फॉरेन क्लोथ्स और बाकी सारे गुड्स की होलियां जलाई जा रही हैं, पैरेलल गवर्नमेंट्स वगैरह जो हैं वो आपका स्टैब्लिश हो गई हैं। इस तरीके से काफी सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। सारी चीजें जो हैं वॉर के टाइम पीरियड में हो रही हैं, अंग्रेज ये बात का बहाना बना के कि वॉर चल रहा है, हम लोगों के खिलाफ ज्यादा तगड़े क्रैकडाउन कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग जो हैं जेलों में भरे जा रहे हैं, हजारों की संख्या में मारे जा रहे हैं, आए दिन पुलिस वाले जो हैं लाठियां तोड़ रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, सब हो रहा है, उसके बाद में भी जो है मूवमेंट रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस तरीके से आप 8, 10, 12, 15 जितने चाहे उतने पॉइंट्स बना सकते हैं और आपका जो क्वेश्चन होगा ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा गया कि क्विट इंडिया मूवमेंट एक मास मूवमेंट था या नहीं था, एल्यूसिडेट करिए एग्जांपल से, तो वो स्टेटमेंट जस्ट का तस उठाइए कि क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ मास मूवमेंट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट वाज रेंडर्ड लीडरलेस, एंड उसके बाद में फिर आप ये सारी बातें जो है लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब अगर आपने लेट से ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है, तो इसके जो बाद वाला क्वेश्चन है जिसमें गांधी जी के बारे में अपने को बताना है, हम लोग अब उसकी बात करेंगे कि गांधी जी ने लोगों के दिल में जो रोष था, लोगों के दिल में जो गुस्सा था, उसको जो है सॉल्ट सत्याग्रह के वक्त में मोबिलाइज किया। इसका एग्जांपल देते हुए हमको समझाना है, तो वो बात अब हम लोग वो वाला क्वेश्चन अगर आप लोग करते हैं तो फिर वो कैसे करना है अब हम लोग ये देखेंगे। चलें शुरू कर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें और में दूसरा सवाल बोला गया है कि गांधी जी ने लोगों के मन में जो अंग्रेजों के प्रति रोष था उसका इस्तेमाल सॉल्ट सत्याग्रह में किया, इस चीज़ को हमको इलैसिडेट करना है। ये सवाल उन्होंने पूछा और उसका एक मॉडल आंसर सीबीएसई ने अपने इसमें दे दिया है। इसमें सिर्फ इन्होंने डायरेक्टली सॉल्ट सत्याग्रह लिखकर उसके बारे में 5-7 पॉइंट लिख दिए, इतना इस तरह से कर दिया है। मेरा मानना है कि इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि जिस तरह से आपको आंसर लिखना है और जिस तरह से सीबीएसई ने अपने उसमें लिख के जो आंसर रखा हुआ है, इसमें डिफरेंसेस भी आपको समझ में आ जाए, इसलिए जो मुझे बोलना है, जो मैं चाहता हूँ आप करें, और जो इन्होंने
इन्होंने कर रखा है उसमें डिफरेंसेस वगैरह समझ में आया, इसलिए मैं इनका आंसर जो है आप लोगों के साथ में शेयर करता चल रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह एक हेडिंग डाल दी और उसके बाद में सारे पॉइंट उतार दिए। आई डोंट थिंक सो आप लोगों को ऐसा करना चाहिए। आप लोग इसको ऐसे शुरू करें कि हम लोग इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पर बाय द यूज ऑफ सो एंड सो आर्ग्यूमेंट्स और द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स दैट आई एम गोइंग टू गिव, हम लोग ये साबित कर सकते हैं कि गांधी जी ने आपका पॉपुलर डिस्कंटेंट का इस्तेमाल जो है किया था सॉल्ट सत्याग्रह में, जो अंग्रेजों के खिलाफ लोगों के मन में था। कैसे? उसके बाद में फिर आप एक्सप्लेन करिए कि उन्होंने सॉल्ट जैसी बेसिक एग्जांपल को उठाया, जो या सॉल्ट जैसे विषय को उठाया जिससे हिंदुस्तान में चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति हो या गरीब से गरीब व्यक्ति हो, वो जो है बच नहीं सकता। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सॉल्ट का जो ये टैक्स वगैरह था इतना बड़ा इशू नहीं था, मगर फिर भी क्योंकि एक आम जनमानस की भाषा का जो एक आपका जो एक लोअर तबके का व्यक्ति है, खासतौर पर जो कोस्टल इलाकों में रहता है, उसके लिए ये भी एक आय का एक साधन हो सकता है। और सरकार जिस तरीके की चीजें कर रही है कि खुद बना के बेच रही है और अगर बिक नहीं रहा तो उसके बाद में उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दे रही है और इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज की बर्बादी कर रही है। तो गांधी जी ने इन सारे पॉइंट्स को उठाया था। पहले आप इन दोनों पॉइंट्स को लिख दीजिए कि भाई सॉल्ट जैसे मुद्दे को उठाने से हुआ ये कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इससे बचा हो। हिंदुस्तान में कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें नमक इस्तेमाल ना होता हो खाने में, तो हर इंसान जो है इसके साथ में अपने आप को रिलेट करके देख सकता था। और उसके बाद में जब गांधी जी ने गिनाना शुरू किया कि सॉल्ट लॉ के साथ में इश्यूज क्या है, 14 टाइम जो है आप कीमत, मेन कीमत जो है उससे 14 टाइम्स पर अगर आप बेच रहे हैं, ये बात बताई। उसके बाद में फिर उन्होंने ये बताया कि आपका ये अगर बिकता नहीं है तो फिर ये इसको बर्बाद कर देते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह। इस तरह से आप 3-4 पॉइंट लिखकर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए और उसके बाद फिर ये जो पॉइंट है वो आप डाल सकते हैं कि इस सारी चीजों से हुआ ये कि लोग बाग जो थे उन्होंने अपने आप को इस पर्टिकुलर मोमेंट से जुड़ा हुआ पाया, और इसके अलावा जो दूसरा गुस्सा किसी भी बात का लोगों के दिमाग में भरा हुआ था वो निकल कर आया और उसके बाद में लोग जो है इनके साथ में जुड़ते चले गए। फिर आप आगे लिख सकते हैं इसमें अगला पॉइंट कि हमें इस बात का एग्जाम्पल इससे भी पता चलता है कि जब गांधी जी ने दांडी का मार्च शुरू किया तो लोगों का जो जन आक्रोश था या फिर जो लोगों का जो सपोर्ट था, जन आक्रोश जो लोगों का अंग्रेजों के खिलाफ था वो भी बढ़ता चला गया और जो लोगों का सपोर्ट था गांधी जी के प्रति वो भी बढ़ता चला गया। एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि जो रिपोर्ट्स हमने एनसीईआरटी में डिस्कस करी थी, जो सीक्रेट रिपोर्ट्स वगैरह लिखी गई थी होम मिनिस्ट्री को, उससे भी हमको ये पता चलता है, जो पुलिस वाले अलग अलग इलाकों से आपको रिपोर्ट भेज रहे थे कि जैसे जैसे गांधी जी की ये मूवमेंट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे दिक्कत हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया में जो कवरेज हो रहा था और जिस तरह से टाइम मैगजीन ने अपनी ओपिनियन बदली थी गांधी जी को लेके, ये बोलते हुए कि कमजोर व्यक्ति हैं, ये अपनी पूरी यात्रा ही नहीं कर पाएंगे, इनमें शारीरिक तौर पर क्षमता नहीं है, वहां से इनको स्टेटमेंट और स्टेट्समैन और संत कहने लगे हफ्ते भर के अंदर अंदर। ये सारी चीजें हैं, तो सब कुछ एक ही बात बताती हैं कि जनमानस जो है पहले से जो है उनके मन में रोष था, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं अंगारों जैसी स्थिति में थे, वो अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। गांधी जी ने सही मात्रा में हवा दी तो एकदम से जो है वो ताप उनका निकलकर बाहर आ गया। इस तरीके से आप लिखकर लास्ट में कंक्लूजन कर सकते हैं कि फाइनली हम लोग ये, और ये बात भी कि जैसे ही आपने दांडी में आपका सॉल्ट मार्च वगैरह खत्म हुआ और दांडी में नमक कानून बनाया, उसके बाद उस तरीके के पैरेलल सॉल्ट मार्चेस आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिले। जहां पे सॉल्ट मार्चेस नहीं हो सकते थे वहां लोगों ने दूसरे काम किए, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया, फॉरेस्ट लॉ वायलेट करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों का सामान उठाने से मना कर दिया, हर तरीके से जो है रोष की प्रदर्शनी वगैरह की गई है। तो ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर पॉइंट को बताती हैं, सिद्ध करती हैं कि गांधी जी ने लोगों के मन में दबी हुई जो भावनाएं थी, जो गुस्सा था, उसका इस्तेमाल या फिर उसको जो है यूज किया है आपका जो पूरा का पूरा मोमेंट है सॉल्ट सत्याग्रह के खिलाफ खड़ा करने में। इस तरीके से जो है आप एक एग्जांपल वगैरह बनाकर इसको कर सकते हैं। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और भी पॉइंट्स वगैरह जो हैं वो जोड़े गए हैं, मगर इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। मगर अगर लेट से आपको लग रहा है कि क्वेश्चन वगैरह पूरा नहीं हुआ है तो फिर आप ये जो फर्दर पॉइंट्स वगैरह दिए हुए हैं वो भी लिख सकते हैं। वही जो मैंने बताया कि जहां पर कानून नहीं बन सकता, ये नमक कानून नहीं तोड़ा जा सकता था, वहां कॉलोनियल लॉज को तोड़ दिया, फैक्ट्रियों में स्ट्राइक हो गई, लेबर स्ट्राइक पर चले गए, बट स्टूडेंट्स ने तो लगभग हर आपके आंदोलन में आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। तो इस तरीके से आप काफी सारे जो है योगदान, काफी सारे पॉइंट्स वगैरह को लिखकर लास्ट में इसी बात को कह सकते हैं कि अल्टीमेटली इन सब की मदद से कंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि गांधी जी का जो पूरा मूवमेंट रहा है इसने जन भावनाओं को, जन आक्रोश को यूज करके एक बड़ा पॉपुलर मूवमेंट खड़ा किया, जिसको बाद में फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कन्वर्ट किया गया। इस तरीके से आप एक बड़ा लंबा चौड़ा सा आर्गुमेंट जो है इसके लिए बना सकते हैं और फर्दर पॉइंट्स वगैरह जो हैं इसमें इस तरीके से लिखे जा सकते हैं। कुल मिला के इन्होंने यहां पर इस तरह से 20 पॉइंट लिखे हैं। इतना ज्यादा पॉइंट्स भी लिखने की जरूरत नहीं है, 15 से 17-18 पॉइंट्स तक बहुत रहेंगे और इतने पॉइंट्स यहां पर आसानी से आपके बनकर तैयार हो जाते हैं। चलें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये सूले कुल की पॉलिसी के ऊपर था अकबर का, तो पहले एक बार मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूं, उसके बाद में फिर ये जो सूले कुल की पॉलिसी है इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। चले
अबुल क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी हमको इंटरनल चॉइस है, तो दोनों क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं यहां से, उसके बाद में दोनों का फिर हम लोग एनालिसिस वगैरह देखेंगे। अबुल फजल डिस्क्राइब्स द आइडिया ऑफ सुलह कुल एब्सोल्यूट पीस एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ अकबर्स एनलाइटेंड रूल, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद फ्यू एग्जांपल। अब आपको फिर क्या करना है, अबुल फजल ने आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया कि अबुल फजल ने ये जो एब्सोल्यूट पीस की पॉलिसी है जिसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है सुलह कुल, इसको अकबर के एनलाइटेंड रूल का कॉर्नरस्टोन बताया था। आपको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जांपल्स की मदद से सपोर्ट करना है, मतलब आपको इसके विरोध में नहीं लिखना। आप ये नहीं लिखने बैठोगे कि अबुल फजल जो है वो झूठ बोल रहा है और ऐसा नहीं था और वैसा नहीं था। आपको स्टेटमेंट सपोर्ट करना है, मतलब आपको सुलह कुल के फेवर में बात करनी है। कई लोग मतलब क्रांतिकारी हो जाते हैं तो वो बोलते हैं अरे ऐसे कैसे हो गया, अकबर के टाइम तो ये भी होता था वो भी होता था। अपने जो क्वेश्चन पूछा गया अपन उसी कंटेक्स्ट में जवाब देंगे। दूसरा, इसी अगर ये नहीं करना है तो उसके और में फिर जो पूछा गया है, द ऑफिसर कॉर्प्स ऑफ द मुगल्स वर डिस्क्राइब्ड एज बुकेट ऑफ फ्लावर्स हेल्ड टुगेदर बाय लॉयल्टी टू द एम्परर। जो ऑफिसर्स का पूरा कैडर था, ऑफिसर्स की पूरी टीम थी मुगल्स की, उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि एक गुलदस्ता है फूलों का जिसको बांध के रखा है बादशाह के प्रति वफादारी ने। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए सुटेबल एग्जांपल से। फिर वही बात, क्रांति नहीं मचानी है अपने को, क्रांतिकारी हरकतें नहीं देनी है। ये नहीं बोलना है कि नहीं कुछ तो गद्दारी करने में लगे हुए थे वो तो कामयाब नहीं हो पाए और ऐसा था तो वैसा था। जो आपसे बोला गया है आपने वो करना है। अगर उन्होंने बोला है कि भैया ऑफिसर कैडर भैया आपका एक गुलदस्ता था फूलों का जिसको अकबर के प्रति या एम्परर के प्रति लॉयल्टी ने बांध के रखा था, तो इसके सपोर्ट में ही लिखना पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे ना लगे। ये वही वाली बात है कि बादशाह को बैगन पसंद है तो बैगन की तारीफ करना पड़ेगी, और बादशाह को बैगन पसंद नहीं है तो बैगन की तारीफ नहीं करना पड़ेगी, बुराई करना पड़ेगी। क्योंकि अल्टीमेटली अपन तनख्वाह जो है बादशाह की खा रहे हैं, बैगन की नहीं खा रहे। अल्टीमेटली अपने को इसके सपोर्ट में लिखने के लिए मार्क्स मिलेंगे सीबीएसई से, इसके विरोध में लिखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो याद रखिएगा, कई लोग ये भी बोलेंगे ऐसा था ही नहीं, तो होगा नहीं होगा वो डिबेटेबल पॉइंट है। पॉइंट मेरा यह है कहने का कि जो क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों को उसी तक अपने को स्टिक रखना है। क्वेश्चन हमने देख लिया, अब हम लोग इनके आंसर्स वगैरह की तरफ बढ़ते हैं और इनके आंसर को फिर अब हम लोग देखेंगे। चले, तो सुलह कुल की जो पॉलिसी थी, अगर आप इसके ऊपर लिखते हैं तो फिर वही सारा बात की जो अबुल फजल ने बोला है कि सुलह कुल की पॉलिसी जो है वो कॉर्नरस्टोन थी अकबर के एनलाइटेंड रूल का। इन फॉलोइंग पॉइंट्स की मदद से हम लोग इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं, या फिर वी कैन गिव स्टेटमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स, और उसके बाद में फिर आप अपने पॉइंट्स लिखना शुरू कर लीजिए। अब यहां पे पहले तो ये देख लेते हैं कि लिखा कितना है। इन्होंने लगभग 8 पॉइंट्स के करीब दिए हैं। मैं भी आपको सलाह दूंगा कि 8 से 12, 15, मैक्स टू मैक्स 15 पॉइंट्स तक आप जाइए। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में 20 पॉइंट तक लिख मारे थे या भावनाओं में बह गए थे यहाँ पे, या इसके पहले वाले स्टेटमेंट में आपने सिर्फ 7 पॉइंट, इसमें भी आपने 8 पॉइंट लिखे थे, इसके बाद आप भावनाओं में बह गए, सॉल्ट सत्याग्रह में आपने भर दिया है, 15-20 पॉइंट लिख दिए, और उसके बाद में फिर से आप 7-8 पॉइंट पे आ गए। अब कई लोगों को ये लगेगा कि इससे अपना यार ये जो टीचर है इस पर इंप्रेशन अच्छा गया है, ये 20 पॉइंट लिख दिए तो उसमें 6 नंबर दे देगा। एक तो ये है कि 6 नंबर पूरे मिलते नहीं है, मगर इससे फिर एक बात समझ में आएगी, उसके मन में इंप्रेशन बैठेगा कि एक सवाल में 20-20 स्टेटमेंट दे रहा है और बाकी सारे जो आपके क्वेश्चन उसमें 6-7-8 स्टेटमेंट पे खत्म कर देता है। मतलब इसको एक ही टॉपिक आता था और उसके ऊपर आए हुए सवाल पर इसने अच्छी बातें करी हैं, बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं उस पर उतना अच्छा ही नहीं लिख पा रहा। तो ये आपके फेवर में नहीं जाएगा, इसलिए बेटर है कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। आपको ये नहीं करना है जैसे कि आप लाइक थोड़ा सा दौड़े, वो जो कहानी है आपका जो खरगोश और कछुए वाली कहानी है कि एकदम से दौड़ के फिर सो गए। ये नहीं करना है कि आपका नॉर्मल परफॉर्मेंस ऐसा जा रहा है फिर एकदम से ऐसा हो गया और फिर ऐसा आ गया फिर ऐसा हो गया। नहीं, आपको एक कंसिस्टेंसी में जो है वो चलना है। आपको आपका जो परफॉर्मेंस है, आपके जो आंसर्स हैं, उसमें एक जैसी कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए, तो आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। एवरेज अगर आप जो लेकर चलते हैं, एक तरीके के आंसर्स अगर आप लिखते हैं तो ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, बजाय एक आंसर एक्सेप्शनली अच्छा लिख दीजिए और बाकी सारे आंसर्स उतने अच्छे नहीं लिखे। तो फिर ये हरकत जो की गई है कि एक स्टेटमेंट में एक आंसर के 20 स्टेटमेंट दे दिए और बाकी में 8-8 पे बात खत्म कर दी है, ठीक नहीं है। इतने स्टेटमेंट भी लिखने की जरूरत नहीं, मैक्स टू मैक्स आप 12-15 से ज्यादा मत जाइए। चलें आगे बढ़ते हैं। तो सुलह कुल की पॉलिसी के बारे में फिर आप कैसे जो है बातचीत जो भी लिखना है वो कैसे लिख सकते हो। सुलह कुल की पॉलिसी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की थी, उसमें फिर ये कहा गया था कि आपके जो अकबर हैं या जो बादशाह हैं, ये इंश्योर करेंगे जस्टिस और पीस, ये सबके ऊपर हैं, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, ये सबके साथ बराबरी से ट्रीटमेंट करेंगे, सबको इंश्योर करेंगे कि इनके राज्य में जान माल और जो आपका नमूस है यानी कि इज्जत जो है, जिसको पर्शियन में नमूस बोला जाता है, उसकी आपकी रक्षा की जाएगी, बदले में आपको राजा के प्रति लॉयल्टी रखनी। इस तरीके से आप 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। उसी तरह से इन्होंने भी यहां पर जो लिखा हुआ है यहां से भी आप उठा सकते हो, बाकी जगह बाकी का भी एग्जाम्पल यूज कर सकते हो कि अलग अलग जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं सबको आपने
फ्रीडम देनी है, सबको आपने आगे बढ़ने का मौका देना है। राजा का ये व्यू था कि एक पर्सनल लाइफ में किसी की भी एक लिमिट से ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो यहां पर आपकी पर्सनल लिबर्टीज को भी जो है रिस्पेक्ट दी जा रही है। ये वाला पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में ये पॉइंट की इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि राजा जो है वो कहां से आता है, उसने अपने ही लोगों को जो है एक तरीके हायर पोस्ट वगैरह पे नहीं रखा। अलग अलग एथनिसिटीज के जितने भी लोग आपके एम्परर की सर्विसेज में थे सबको हाई पोस्टेस वगैरह दी गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लॉयल्टी टू द एम्परर। यानी कि यहां पर रिलीजन, कास्ट, क्रीड मैटर नहीं करता था। मैटर क्या करता था कि आपकी एम्परर के प्रति क्या लॉयल्टी है। आपको यह पता कैसे चलता है, चाहे ईरानी हो, चाहे तुरानी हो, चाहे अफगान हो, राजपूत हो, दक्कनी हो, इन सबको इनकी मेरिट और सर्विसेज के बेसिस पे पोजीशन वगैरह दी गई। इसी की तरीके से अकबर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था कि तीर्थ यात्रा के ऊपर जो महसूल लगता था, तीर्थ यात्रा के ऊपर जो टैक्स लगता था वो, और उसके बाद में जाजिया, दोनों टैक्सेस जो रिलीजन के बेसिस पर लगाए जाते थे और डिस्क्रिमिनेटरी थे उनको हटा दिया। इसके बाद में उसने कई सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बिल्डिंग्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए सपोर्ट वगैरह दिया। इसके अलावा कई सारे फेस्टिवल्स वगैरह वो मनाया करते थे। अपने यहाँ पे इंटर रिलीजियस आपका जो भी है डिबेट और डिस्कशन वगैरह इन्होंने काफी ज्यादा करवाए। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि हर एक रिलीजन को मानने वाले को पूरी आजादी है, जैसे रहना चाहे वैसे रहो, बस दो शर्तें हैं, एक तो आपस में झगड़ा मत करो, एक दूसरे को भला बुरा मत करो, दूसरा बादशाह के खिलाफ जाने के बारे में मत सोचना, बाकी जो करना है करो। तो इस तरीके से अकबर ने इंश्योर किया कि उसके पूरे के पूरे आपका जो शासन चल रहा है इसमें एब्सोल्यूट पीस रहे, सुलह कुल वगैरह रहे, ज्यादा कुछ परेशानियां लोगों को ना आए। इस तरीके से आप इसके बारे में कम से कम 10 से 12 पॉइंट जो है आप लिखकर तैयार कर सकते हो। कैसे क्या? सबसे पहले आप क्या डालोगे, अकबर ने अपने कोर्ट में जो व्यवस्था कर रखी थी वो सब, कि पहला रिलीजियस इंटॉलरेंस नहीं था किसी भी तरीके का, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन देखे बिना आप सबको बराबरी का टैक्स बराबरी से ट्रीट करते थे। लॉयल्टी जो है पहला आपका हुआ करता था, ऑब्जेक्टिव जिसके बेसिस पे सारे काम होते थे। इसके बाद में एम्परर जब जस्टिस करता था तो वो अपने आप को किसी रिलीजन या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ में नहीं जोड़ता था। इसके बाद में जाजिया और आपके सारे टैक्सेस वगैरह हटा दिए, सारे आपके फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं। इसके बाद में जनता की बात कर लेते हैं। आम जनता के लिए जो सारी चीजें करी गई हैं कि आप जान, माल, नमूस, इन सब चीजों की जो है आपकी मैं रक्षा करूंगा, टैक्सेस वगैरह टाइम पर दो, लॉयल्टी करो, इस तरीके से आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो और लास्ट में कंक्लूजन के लिए बोल सकते हो। थस इन सारे पॉइंट्स वगैरह की मदद से ये जो आपका स्टेटमेंट था ये कंक्लूड होता है कि ऑब्वियसली बात है सुलह कुल की जो पॉलिसी है ये कॉर्नरस्टोन था। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, इसी कारण अकबर का जो पूरा का पूरा अंपायर है वो बहुत बढ़िया तरीके से रहा है। अकबर ने बहुत अच्छे से शासन किया और उनकी पॉलिसीज का ही असर था कि उनके बाद में कम से कम 2 जनरेशन तक उनके जो आने वाले सक्सेसर्स हुए हैं, इनके बाद में जो इनका जो सक्सेसर हुआ जहांगीर और उसके बाद में जो शाहजहां आया, वो बहुत आराम से जो है अंपायर को स्मूथली रन कर पाए, क्योंकि आपकी जो पॉलिसीज थी अकबर की वो इतनी स्ट्रांग थी कि उनके बेसिस पर उनको कोई खास दिक्कत नहीं फरमाई। चलें, अगर आप ये वाला क्वेश्चन नहीं करते हैं तो उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन जो इसके और में दिया हुआ है ऑफिसर कॉर्प्स वगैरह के ऊपर, वो वाला क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन हम लोगों ने देख ही लिया, अब हम लोग डायरेक्ट उसके आंसर के बारे में बातचीत करते हैं। उसका जो आंसर है उसे हम लोग डायरेक्टली एनालिसिस करेंगे। तो ये जो हमने अभी क्वेश्चन कर कर खत्म किया सुलह कुल, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो इसके और में जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमको करना पड़ेगा। लेट्स से अगर आप वो वाला क्वेश्चन करते हैं, ऑफिसर कॉर्प्स ऑफ द मुगल्स वाला क्वेश्चन करते हैं, तो फिर पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा कि जो कहा जाता था कि ऑफिसर कॉर्प्स जो है वो गुलदस्ते की तरह है और लॉयल्टी से बना हुआ है, इसके सपोर्ट में, इसके फेवर में फलानी बातें कही जा सकती हैं। और उसके बाद में फिर आप लोग अपने स्टेटमेंट लिखना शुरू करिए। अब ये जो 2 लाइनें आप लिख दोगे, इसके बाद में क्या है, इससे होता यह है कि एक आपको सही स्टार्ट मिल जाता है। जैसे यहां पर उन्होंने सिर्फ ऑफिसर कॉर्प्स ऑफ द मुगल लिखकर छोड़ दिया और उसके बाद में पॉइंट्स एक्सप्लेन किए। ठीक है, बुरा नहीं है, मगर फिर भी अगर मेरी सलाह यह रहेगी कि अगर आप ये जो क्वेश्चन था कि ऑफिसर कॉर्प्स जो है गुलदस्ते की तरह है और ये और वो, पूरा स्टेटमेंट उतार के इन सपोर्ट ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी गिवन और वी कैन वेरीफाई दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग थॉट्स, और उसके बाद में फिर आप जो है इसके बाकी जो फर्दर आप जो भी बातें या डायमेंशंस लिखना चाहते हैं वो लिखना शुरू करें। सबसे पहला तो आप ये लिखेंगे कि जो ऑफिसर कॉर्प्स था ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो मुगल अंपायर के अंडर में चलते थे उनकी कह सकते हैं कि आपका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के लिए जिम्मेदार था, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार था। ठीक है जी, पहला पॉइंट। अब जो इन्होंने लिखा है मैं उससे एक अलग लाइन ले रहा हूं, बट मैं बता रहा हूं कि मैं अगर होता तो किस तरह से लिखता और क्या कॉन्ट्रास्ट फिर मेरे क्वेश्चन और इनका जो मॉडल क्वेश्चन है उसमें आएगा। तो एक तो दूसरा ये आप लिखोगे कि प्रॉपर फंक्शनिंग वगैरह जो ये लोग कर रहे हैं आपके पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की, साथ ही साथ इन्होंने कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी डेवलप
की है कि जिनका असर आपको आज तक देखने के लिए मिलता है। ऑफिसर कैडर वगैरह जो है सेंट्रल लेवल पर जो आपका मुगल कोर्ट है वहां से भी ऑपरेट करता था और प्रोविंशियल लेवल पर भी ऑपरेट करता था। दोनों लेवल पर मोर और लेस आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक जैसा मिलता और यूनिफॉर्मिटी एक जैसी थी। उसके पीछे काफी हद तक ये बात जिम्मेदार थी कि जो आपका ऑफिसर क्लास या ऑफिसर कैडर था ये सेंट्रल के लेवल पर यानी कि आपका मुगल कोर्ट के लेवल पर और स्टेट के लेवल पर यानी प्रोविंशियल लेवल पर भी जो है यही सारे के सारे मैटर ढूंढ रहे थे। अब इतना लिखने के बाद में फिर आप नोबिलिटी वगैरह के ऊपर आइए, जो इन्होंने यहां पर पहला ही पॉइंट लिख दिया कि इसमें ये भी थे उसमें वो भी थे और उसके बाद में उनके बारे में बात करने लगे। पहले आपको यहां पे एक्सप्लेन करना चाहिए कि ऑफिसर कॉर्प करता क्या था, उसके बाद में ऑफिसर कॉर्प्स वगैरह में आपका क्या फंक्शनिंग थी, क्या उनका इंपॉर्टेंस था, जो मैंने 2-3 पॉइंट्स में आपको बताया। उसके बाद फिर आप यहां से लिखना शुरू करें कि आपका जो नोबिलिटी थी ऑफिसर कैडर उनसे बनता था। अब नोबिलिटी में कौन कौन आता था, ईरानी आते थे, तुरानी आते थे, राजपूत आते थे और बाकी सारे जो आपके लोग थे सब आ जाते थे, दक्कनी हो गए, अफगान हो गए। ये सारी जो मुगल नोबिलिटी थी जो इन सब से मिलकर बनी थी, इन सब की मदद से जो है आपका ये पूरा का पूरा ऑफिसर कैडर बनकर तैयार हुआ था और ये इंश्योर करते थे कि आपका प्रॉपर फंक्शनिंग वगैरह चल सके। इसके बाद में फिर आप आगे लिखेंगे कि ये ग्रुप्स इनको चुना कैसे जाता था। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो था किसी को भी चुनने का वो था आपका लॉयल्टी। उसके बाद अलग अलग ग्रुप्स वगैरह के लोगों को चुना जाता था और एक एक्टिव पॉलिसी जो है इंश्योर की गई थी अकबर के द्वारा कि हर एक ग्रुप से आप ऑफिसर कैडर्स के लोगों को इस तरह से चुनो कि एक दूसरे के प्रति काउंटर बैलेंस का काम करें। ये ना हो कि एक जो है दूसरे पर्टिकुलरली ओवरवेलमिंगली बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर वो दूसरों को दबाएं या फिर वो रिवोल्ट वगैरह में खड़े हो जाएं। इस पर्टिकुलर बात को भी फॉलो किया गया था। ट्रांसफर्स वगैरह भी इनके जो है लगातार किए जाते थे। इसके बाद में गुलदस्ते वाले बात पर आइए कि इनको गुलदस्ता इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि इतनी सारी अलग अलग एथनिसिटी से आते थे, सारी चीजें थी, अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग क्षेत्र, मगर उस सब के बाद में भी लॉयल्टी जो थी वो अकबर के प्रति कायम थी और सब जो है अगर कभी कोई स्थिति खराब होती, कोई वॉर आता तो बाकायदा सब लड़ते थे बराबरी से, जो है पूरी शिद्दत के साथ, बिना किसी भेदभाव के बाकायदा बराबरी से जो है लड़ाई किया करते थे। इसके बाद में फिर आप इनकी रैंक्स वगैरह को समझा सकते हैं कि इनको जो है रैंक वगैरह कैसे अलॉट की जाती थी। इनको एक जात दी थी और एक आपका मनसब दिया जाता, एक मनसब दिया जाता था जिसमें दो चीजें आती थी, एक आपका जात आता था और दूसरा आता था सवार। अगर आप जात का मतलब होता था कि आपकी कितनी सैलरी वगैरह है और आपकी क्या पोजीशन है मुगल कोर्ट में, आपकी जात का जो भी नंबर होगा 500, 700, 1000 उससे वो पता चल जाएगा। दूसरा आपके जो सवार्स हैं उससे ये पता चल जाएगा कि एक नोबल जो है, एक जो आपका ऑफिसर है उसको कितने नंबर ऑफ आपके एक्टिव हॉर्समैन वगैरह जो है उनको आपका हमेशा अपनी सर्विसेज में तैयार रखना है। जैसे अगर कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है उसकी मनसब की में आपने उसकी जात बोल दी कि भाई 500 है और उसके सवार जो हैं आपने बोल दिए कि 300 हैं, तो 500 उसकी सैलरी हो गई प्लस उसकी मुगल अथॉरिटी में क्या पोजीशन है उससे वो पता चल जाएगा। और सवार 300 है, इसका मतलब इस नोबल को कम से कम 300 घुड़सवार और घोड़े तैयार रखने हैं। अब उसके बाद एक अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि वो व्यक्ति जिसकी जात 1000 या 1000 से ऊपर थी उसको जो है एक नोबल माना जाता था। इस तरीके से आप काफी सारे पॉइंट्स वगैरह जो है लिखकर आप तैयार कर सकते हैं और इसकी मदद से जो स्टेटमेंट है इसके फेवर में जितने भी पॉइंट्स लिखने हैं उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हैं। थस इसकी मदद से प्रूव होता है कि जो बातें हम लोग जो हमने मतलब ये पॉइंट उठाए हैं वो इसकी मदद से आपके प्रूव होते हैं या कंक्लूड होते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो खत्म होते हैं। इसके बाद में हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनको करेंगे या फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है। या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो हमारा सेक्शन सी है वो शुरू हो जाएगा। इसमें हमें 2 क्वेश्चंस करने हैं, एक आपको केस या फिर एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया गया है, इसके ऊपर फिर कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस वगैरह को फिर हम लोगों को हमको उनके ऊपर फिर जो है आंसर वगैरह देने हैं। चलें शुरू करते हैं। तो अब सेक्शन सी जो है इसमें 2 क्वेश्चंस हमको करने हैं। अब इसमें हमको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ के ऊपर हमसे बेसिकली 3 सवाल पूछे जाएंगे। 2 सवाल 1-1 नंबर के रहने वाले और 1 सवाल 2 नंबर का रहने वाला है। इस तरह से कुल मिला के इसके 4 नंबर बनेंगे एक क्वेश्चन के और 4 नंबर बनेंगे दूसरे क्वेश्चन के। 2 ही सवाल हैं तो 8 नंबर का जो है हमारा सेक्शन रहने वाला है। अब इसमें इन लोगों ने पहला जो क्वेश्चन दिया है इसमें पहला पैराग्राफ है और उसके बाद में फिर इसके क्वेश्चन। तो पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर इसके जवाब हम लोग दे पाएंगे। द फ्लाइट ऑफ द रिटर्न वर्ल्ड, ये आपके पैराग्राफ की हेडिंग है। आगे देखते हैं। इन अबुल फजल्स वर्ल्ड, अब अबुल फजल का नाम आ गया, मतलब ये पैराग्राफ कहां से पूछा गया है? ये पैराग्राफ पूछा गया है आपका किंग्स एंड क्रॉनिकल्स से। ठीक है जी, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स,
या फिर जो आपकी थीम नंबर 9 है वहां से ये सवाल आपका पूछा गया है। अब इसका हमको जवाब देना है। द रिटन वर्ड में embody the wisdom of bygone ages and may become a means to intellectual progress। यानी कि जो लिखे हुए शब्द हैं may embody the wisdom of bygone ages, मतलब जो गया हुआ वक्त है उसका, उस वक्त में जो भी नॉलेज की बातें हुई थी उन सबको आपका सेव करके रख लेता है and may become a means to intellectual progress। और इसकी मदद से आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो नस्लें हैं, उनको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। आगे, द स्पोकन वर्ड गोज टू द हार्ट ऑफ दोस हु आर प्रेजेंट टू हियर इट। जो बोली गई बात है, जो लोग उसको सुन रहे हैं वो उनके दिल को जाके छुएगी। द रिटन वर्ड गिव्स विजडम टू दोस हु आर नियर एंड फार। मगर जो लिखा हुआ शब्द है वो ना सिर्फ जो लोग पास में हैं सिर्फ उन्हीं को आपका ज्ञान देगा, बट साथ ही साथ जो लोग दूर हैं ये उनको भी जो है ज्ञान वगैरह देगा। ठीक है जी। If it was not for the written word, the spoken word would soon die and no keepsake would be left us फ्रॉम दोस हु आर पास्ड अवे। अब अगर आपके पास में रिटर्न वर्ड नहीं हो, मतलब अगर आपके पास में पुराने वक्त का रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हो, तो जो बोली गई बातें हैं, अल्टीमेटली उन बोली गई बातों को ही आप लोगों ने लिखकर रिकॉर्ड किया है, तो वो सब की सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी और हमारे पास कोई भी तरीका नहीं रहेगा कि जो गया हुआ वक्त है उसके बारे में हम कुछ जान सके, हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह रखा जा सके। इसके आगे, सुपरफिशियल ऑब्जर्वर्स सी इन द लेटर अ डार्क फिगर बट द डीप साइटेड सी इन इट अ लैम्प ऑफ विजडम, चिरागे शिनासाई। तो इसके आगे बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि जो अक्षर लिखे जाते हैं जनरली वो काले कलर से लिखे जाते हैं या काली स्याही से लिखे जाते हैं। तो जो व्यक्ति बहुत मतलब ऊपर से चीजों को देखता है तो वो काले अक्षर से लिखा गया जो शब्द है उसको वो सिर्फ एक डार्क फिगर दिखता है, यानी कि उसको एक आकृति दिखती है जो काले कलर के रंग से बनाई गई है। मगर जो चीजों के अंदर झांक कर देखने वाला व्यक्ति है उसको वो काला अक्षर नहीं दिखाई देता, उसको उस अक्षर में छुपी हुई विजडम वगैरह जो है वो दिखाई देती है, या जो विजडम या जो ज्ञान है उसका चिराग उसे दिखाई देता है। चले, द रिटन वर्ड लुक्स ब्लैक नॉट विथस्टैंडिंग द 1000 रेज विद इन इट और इट इज अ लाइट विद अ मोल ऑन इट दैट वार्ड्स ऑफ द इविल आई। अब जो लिखा हुआ शब्द है वो भले ही काला दिखे आपको देखने में, मगर उस काले शब्द में से ज्ञान की जो हजारों रोशनियां निकल कर आ रही हैं वो आपको विजडम की तरफ लेकर जाती हैं। ये ठीक, वो बेसिकली जो है रोशनियां जो निकल कर आ रही हैं ये बेसिकली आपको इविल आइज वगैरह से बचाती हैं। आगे लिखते हैं, अ लेटर, खत इज द पोर्ट्रेट ऑफ विजडम। अब ये जो अक्षर हैं या जिनमें आप बातों को लिखते हैं ये बेसिकली विजडम का एक पोर्ट्रेट है, ये ज्ञान का जो है एक आप कह सकते हैं तस्वीर है। A rough sketch from the realm of ideas, the dark light ushering in day, a black cloud pregnant with knowledge speaking through dumb stationary yet traveling, stretched on the streets and yet soaring upwards। तो यहाँ पे बेसिकली उसके कह सकते हैं ज्ञान के या जो लिखा हुआ आपका नॉलेज है उसके बारे में उन्होंने अलग अलग अलंकारों का इस्तेमाल किया है कि एक ब्लैक क्लाउड प्रेग्नेंट विद नॉलेज, जैसे कि काला आपका जो बादल होता है उसमें पानी बहुत सारा रहता है, उसी तरीके से इन्होंने बोला है कि जो आपका लिखा हुआ जो ये लेटर है जो ब्लैक कलर से लिखा गया है ये बेसिकली ज्ञान से भरा हुआ है, उसी तरीके से जिस तरह से आपका एक जो काला बादल होता है वो पानी से भरा होता है। और भी इसी तरीके, और जो व्यक्ति जो जानता नहीं है उससे वो बात करता है बिना बोले, और भले ही वो रुका हुआ है यानी कि वो एक जगह पे लिखा हुआ है मगर उसमें अगर आप पढ़ो तो वो आपको यात्राओं पे ले जाएगा और 50 तरीके की चीजें, इस तरीके से वो आपको काफी सारे ब्यूटीफुल तरीके में उन्होंने जो लेटर्स वगैरह हैं जो लिखा हुआ रिटन रिकॉर्ड है उसका डिस्क्रिप्शन दिया। अब ये अपना लंबा चौड़ा एक आपका पैराग्राफ हो गया। अब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़ के इसके ऊपर अपने को 3 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। एक नंबर के 2 सवाल है और 2 नंबर का 1 सवाल है। चले, पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट वेर वर्ड्स कंसिडर्ड, व्हाई वेर द वर्ड्स कंसिडर्ड एज द लैम्प ऑफ विजडम। अब शब्द जो है उनको लैम्प ऑफ विजडम के साथ में क्यों कंपेयर किया गया? तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद में अपने को पता है कि लैम्प ऑफ विजडम जो है उसका जिक्र कहां पर आया था, यहां पर आया था। अब सवाल यह पूछा गया है कि भाई यहां पर ये जो लैम्प ऑफ विजडम का जिक्र किया गया है वो इसको लैम्प ऑफ विजडम क्यों बोला गया है? तो उसका अबुल फजल ने खुद ही जवाब दिया है कि भाई जो शब्द हैं अगर ये नहीं होंगे, अगर हम लोग अपनी बातों को रिटर्न में लिखकर नहीं रखेंगे तो जो बातें जा चुकी हैं हमसे पहले वाले लोगों के बारे में, समय के बारे में, वो उसका पता नहीं चलेगा, उनके एक्सपीरियंस के बारे में हमको पता नहीं चलेगा। अगर उनका एक्सपीरियंस नहीं पता चलेगा तो फिर हम लोग इंप्रूव नहीं कर सकते, हम लोग बहुत ज्यादा जो है अपने अंदर तरक्की नहीं ला सकते, हम लोग और ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो वही बात
बात यहाँ पे लिखी, इसको उन्होंने दूसरे तरीके से लिखवा दिया कि भाई जो लैंप ऑफ विजडम इसलिए बोला गया है क्योंकि शब्दों में जो रिटन नॉलेज है, आपका जो सोचने समझने की और रैशनल थिंकिंग जो है, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस वगैरह जो है, यहीं से निकल कर आती है। आपका एक लाइन में जो है, या मैक्स टू मैक्स 2 लाइन या 3 लाइनों में आप इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसका जवाब दे सकते हैं। अब अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसके ऊपर इसका जवाब दिया जा सकता है, या अगर आपको चैप्टर ढंग से नहीं याद है तो भी आप इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के बेसिस पर आप इसका जवाब देने की स्थिति में आ जाएंगे। अगला देखते हैं, हाउ हैज अबुल फजल रिलेटेड वर्ड्स विद नॉलेज। अब अबुल फजल ने शब्दों को नॉलेज के साथ में कैसे जोड़ा है, तो इसका भी जो है जवाब हमको पैराग्राफ से ही देखने को मिलता है कि अबुल फजल ने यह बोला है कि भाई जो अक्षर हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति को जो सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहा है उसको तो समझ में आएगा नहीं, मगर जो व्यक्ति डीप इनसाइट रखता है उसको पता है कि अक्षर में क्या छुपा हुआ है। और उसके बाद फिर उसने बताया है कि ये काले अक्षर में से ज्ञान की जो रोशनी निकल रही है वो आपको गलत आंखों से दूर लेकर जाती है, ये पोर्ट्रेट ऑफ विजडम है। और उसके बाद में अलग अलग चीजों से जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया कि इट इज लाइक अ ब्लैक क्लाउड प्रेग्नेंट विद नॉलेज स्पीकिंग थ्रू डम एंड दिस एंड दैट, अलग अलग तरीकों से जो है डिस्क्राइब किया गया है। तो जो क्वेश्चन है हाउ हैज अबुल फजल रिलेटेड वर्ड्स विद नॉलेज, इसमें आप इसको कह सकते हैं कि अबुल फजल बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आपके जो विचार हैं, आपके दिमाग के जो भाव हैं, आपने अगर कोई चीज सीखी है तो आप उसको शब्दों की मदद से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक बार अगर आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया तो अभी अगर आप उसको बोलते तो वो कुछ लोगों तक जाता, मगर अब एक्सप्रेस किया है आपने उसको रिटर्न में, तो फिर वो जो दूर भी लोग बैठे हुए हैं उन तक भी पहुंचाया जा सकता है। और आप चाहे रहे या ना रहे, आपका जो रिटर्न रिकॉर्ड है या फिर आपका जो नॉलेज है वो रहेगा और ये सस्टेन करेगा। इसलिए आपके जो वर्ड्स हैं ये ज्ञान से रिलेटेड है, और आपके बाद भी अगर कोई आएगा उसको ये जो ज्ञान है अगर आप दे पाओगे तो इसकी मदद से हो सकता है वो और ज्यादा तरक्की करे और ज्यादा प्रोग्रेस करे। तो ये एक बात हो गई। अगला आता है आपका डिफरेंसेस बिटवीन अ कॉमन व्यूअर्स ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ अ लर्न डीप पर्सन। तो यहां पर आप ये लाइन सीधी सीधी भी उतार दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा कि सुपरफिशियल ऑब्जर्वर, यहां पर अब आपसे क्या बोला गया है कि एक आपका कॉमन व्यूअर ऑब्जर्वर, तो कॉमन व्यूअर ऑब्जर्वर को आप बोल सकते हो कि भैया वो एक सुपरफिशियल ऑब्जर्वर है, और उसके बाद ये लाइन जस की तस यहां पे उतार दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद में आपका जो ये डीप साइटेड वाले की बात है उसके लिए आप ये लिख दीजिए, और ये सारा का सारा भी उतार दोगे तो भी आपका जवाब जो है बनकर तैयार हो जाएगा, अगर आपको लिखते नहीं आ रहा। और अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं तो जैसे यहां पर इन्होंने लिखा है उस तरीके से आप लिख सकते हैं कि जो आपका कॉमन व्यूअर है भाई वो बस वो अक्षरों को एज सच कोई बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता, उसको समझ में आता है कि इसमें क्या है, तो स्याही है ब्लैक कलर की दिस एंड दैट, उसको एक फिगर देखने को मिलता है अक्षर में जो उसके सर के ऊपर से जा रहा है। मगर जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको समझ में आता है कि इसमें कितना नॉलेज छुपा हुआ है, कितनी सारी बातें जो है इसमें एक्सप्रेस की जा सकती हैं, कितना सारा रिकॉर्ड यहां पे रखा गया है, इस तरीके की चीजें। और भी अगर आप चाहो तो रेलेवेंट पॉइंट्स, क्योंकि 2 नंबर का है तो उसमें मैक्स टू मैक्स आप 4-5 लाइनों तक जो है लिखकर आप इस तरह से तैयार कर सकते हो। मैंने इनफैक्ट आपका जो इसके पहले वाला सेशन लिया था उसमें मैंने एक बात कही थी कि अगर हो सके तो आप लोगों ने ये वाले जो 2 क्वेश्चन हैं वो सबसे पहले करने हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ आता हो ना आता हो डजंट मैटर, आपने चैप्टर पढ़े हो ना पढ़े हो कुछ नहीं फर्क पड़ता, मगर पैराग्राफ पढ़ के सिंपल इसके ऊपर आपको जवाब देना है, बहुत आसानी से जो है इसका जवाब दिया जा सकता है। तो इट्स एन ईजी क्वेश्चन ये वाला, और अब हम लोग इसके बाद वाला पैराग्राफ भी देखेंगे। अगर हो सके तो ये वाले 2 क्वेश्चन आप सबसे पहले कर लें, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएंगे, मैक्स टू मैक्स आपके 20 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन हो जाएंगे, और 8 नंबर में से कम 6, 6.5, 7 नंबर के आसपास आप सिक्योर मानकर चल सकते हो। उसके बाद फिर आप दूसरे क्वेश्चंस पर जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिसमें आपको 1 लाइन का 2 लाइन का सवाल पढ़कर सोच के फिर जवाब लिखना है। यहां पर तो जवाब आपके पास पैराग्राफ में ही है, वहां से भी आप जो है उसको उतार के बना सकते हो। चलें आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है वो अब हम लोग देखेंगे, और या फिर जो आपका दूसरा केस है वो देखेंगे, और उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन वगैरह फिर जो पूछेगा उनको सॉल्व करेंगे। चलें देखते हैं, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो हम लोग पढ़ेंगे, और फिर वही फॉर्मेट 1-1 नंबर के 2 सवाल और 2 नंबर का 1 सवाल वो हमको देखना है। अब इसकी हेडिंग है देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइडेड लॉयल्टीज। अब ये देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइडेड लॉयल्टीज इसके नाम से बकायदा पूरा का पूरा एक जो सेक्शन है, एक छोटा सा आपका ब्लॉक जो है बैगनी कलर का, वो एनसीईआरटी में छपा हुआ है, और वो आपको जो लास्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें देखने के लिए मिलता है। मतलब अपने को यहां से ये देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइडेड लॉयल्टी पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये थीम नंबर 15 वाला जो हमारा चैप्टर है, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि जो हिस्ट्री की तीसरी किताब है उसका जो लास्ट चैप्टर है 6 वाला चैप्टर, वहां से पूछा जा रहा है। चले तो पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर इसके ऊपर क्वेश्चन। गोविंद वल्लभ पंत आर्ग्यूड दैट इन ऑर्डर टू बिकम लॉयल सिटीजंस पीपल हैड टू स्टॉप फोकसिंग ओनली ऑन द कम्युनिटी एंड द सेल्फ।
गोविंद वल्लभ पंत साहब ये कहते हैं कि अगर आपको इस देश के वफादार नागरिक बनना है तो उसके लिए जरूरी ये है कि सिर्फ अपनी कम्युनिटी के बारे में और अपने बारे में फोकस जो आप कर रहे हो या इसके आगे आप नहीं बढ़ रहे हो, आपको ये विचार छोड़ना पड़ेंगे। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी वन मस्ट ट्रेन हिमसेल्फ इन द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप ये चाहते हो कि लोकतंत्र जो है हमारे यहां सफल हो तो इसके लिए जरूरी यह है कि आपको अपने ऊपर खुद का जो नियंत्रण है उस पर्टिकुलर चीज में अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। इन डेमोक्रेसीज वन शुड केयर लेस फॉर हिमसेल्फ एंड मोर फॉर अदर्स। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र में लोगों को अपने बारे में कम सोचना चाहिए और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। देयर कैन नॉट बी एनी डिवाइडेड लॉयल्टी। एक ये नहीं हो सकता कि आप एक ही वक्त पर दो या दो से ज्यादा चीजों के प्रति वफादार हो, आपको किसी एक चीज के प्रति अपनी वफादारी रखना पड़ेगी। ऑल लॉयल्टीज मस्ट एक्सक्लूसिवली बी सेंटर्ड अराउंड द स्टेट। और सारी वफादारियां वो एक चीज जिसके अकॉर्डिंग आपको रखनी है, के अराउंड आपको रखनी है, वो है आपका देश। If in a democracy you create rival loyalties or you create a system in which any individual or a group, instead of suppressing his extravagance, care नॉट ऑफ लार्जर और अदर इंटरेस्ट देन डेमोक्रेसी इज डूम्ड। अब अगर आप यहां पर इस तरीके की एक व्यवस्था कर लेते हो कि आप एक वक्त पे कई सारी लॉयल्टीज खड़ी कर लेते हो, यानी कि एक ही वक्त पर आप देश के प्रति भी लॉयल्टी की बात हो रही है, आपका कम्युनिटी के प्रति भी लॉयल्टी की बात हो रही है, किसी आइडियोलॉजी के प्रति भी लॉयल्टी की बात हो रही है, ऐसे अगर आपने अपनी लॉयल्टीज को डिवाइड कर लिया और वो एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे हैं कि एक के प्रति लॉयल हुए तो दूसरे के प्रति नहीं हो पाओगे, दूसरे के प्रति हुए तो तीसरे के प्रति नहीं हो पाओगे, ऐसी परिस्थितियां अगर बनाई तो इससे होगा यह कि आपकी जो डेमोक्रेसी है वो डूम्ड है, आपकी डेमोक्रेसी चल नहीं पाएगी। अब ये जो है आपका पूरा एनसीईआरटी से उठा के एक पैराग्राफ आपको दे दिया। अब इसके ऊपर अपने को सवाल पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड जीबी पंत ट्राई टू मोल्ड सिटीजंस फॉर मेकिंग अ यूनिफाइड नेशन। पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, मैक्स टू मैक्स 1 या 2 लाइनों में आपको जवाब देना है कि गोविंद वल्लभ पंत साहब जो थे वो सिटीजंस को यूनिफाइड नेशन में किस तरीके से मोल्ड करना चाहते थे। तो उनका कहना यह था कि अगर व्यक्ति डेमोक्रेसी में अपने बारे में कम सोचे और लोगों के बारे में ज्यादा सोचे तो उससे एक स्ट्रांग और यूनिफाइड नेशन जो है वो बनकर तैयार होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी मजबूत होगी। इस तरीके से 1 या 2 लाइनों में आप इसका जवाब दीजिए, इससे ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। अगला, Why did he urge citizens for loyalty towards nation? आखिर इन्होंने नागरिकों को नेशन के प्रति लॉयल्टी के लिए क्यों जो है अर्ज किया। तो इसका जवाब यह है, आपका वल्लभ साहब ने या पंत साहब ने यह कहा था कि डेमोक्रेसी तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक व्यक्ति अपने बारे में कम सोचे और लोगों के बारे में ज्यादा सोचे। अगर उसकी लॉयल्टी सिर्फ देश के प्रति है तो फिर उसके जो सारे के सारे एक्शंस रहेंगे वो देश की तरक्की और उन्नति में जाएंगे, समाज की उन्नति और तरक्की में जाएंगे। इसका नतीजा यह निकलेगा कि आपका जो देश है उसका डेवलपमेंट होगा और हर तरीके से जो है आप हर एस्पेक्ट में दिन दूनी रात चौगनी जो है तरक्की वगैरह देखेंगे। इस तरीके से जो है आप 1 नंबर का सवाल है तो 2-3 लाइनों में 2-3 लाइनों में मैक्स टू मैक्स आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलें अगला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जो 2 नंबर में पूछा गया है, हाउ वॉज लॉयल्टी कंसिडर्ड एज द बेस ऑफ सोशल पिरामिड। सबसे पहले तो अपने को सवाल अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या बोला गया है कि सोशल पिरामिड जो है उसका बेस आपने लॉयल्टी क्यों कंसिडर किया है। इसमें सोशल पिरामिड का पहले तो मतलब समझते हैं। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि समाज का जो ताना बाना है, इसमें जो आप डेमोक्रेसी ला रहे हो, इस डेमोक्रेसी में आप जो समाज का ताना बाना बनाना चाहते हो, उसमें लॉयल्टी जो है देश के प्रति, उसको बेस क्यों माना गया। क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है, या फिर देश के प्रति एक डेमोक्रेसी में लॉयल्टी सबसे ज्यादा जरूरी क्यों मानी गई है सामाजिक स्ट्रक्चर में या फिर समाज के ताने बाने में। इसके पॉइंट्स आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर सामने वाला देश के प्रति लॉयल्टी रखेगा तो वो जो भी एक्शंस वगैरह लेने वाला है वो ये ध्यान में रख के करेगा कि जिससे देश का भला होना है या नुकसान होना है, पहली चीज। तो वो उसके दिमाग में हमेशा ये कॉन्शियसनेस बनी रहेगी। दूसरा ये कि जब आप देश के प्रति लॉयल्टी रखते हो डेमोक्रेसी में, तो आपकी जो सोच है वो अपने सेल्फ सेंटर्ड से हटके पर्सनल आपका जो गेन है उसकी जगह लोगों के भले के लिए या लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल के लिए फोकस होने लगती है। इससे होता यह है कि देश तरक्की की तरफ जाता है, समाज प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाता है। ये जो फिलॉसफी है ये इंडिविजुअल सेंट्रिक ना होके पीपल सेंट्रिक हो जाती है और ये समाज को एक फैमिली के तौर पर जो है बड़ा होने में मदद करती है, रेलेवेंट जो है रेलेवेंट हो जाती है। ये आपका हेल्प करती है कि समाज जो है एक साथ एज अ वोल जो है आगे की तरफ बढ़े। ये ना हो कि समाज का एक हिस्सा पीछे रह जाए और समाज का एक हिस्सा जो है बहुत आगे चला जाए। ये भी इंश्योर करती है कि इकोनॉमिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर कोई
एक बहुत ज्यादा मजबूत होकर ना निकल कर आए और बाकी लोगों का शोषण ना करे। इस तरीके से आप 3-4 पॉइंट्स में जो है इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो आपका जो 2 क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे और उसके ऊपर 3-3 सवाल पूछे गए, मेरी सलाह रहेगी, जब मैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहा था कि स्ट्रक्चर किस तरह से है, उस लेक्चर में भी मैंने बात बोली थी, मैं यहां पर भी इस बात को बोलूंगा कि अगर हो सके तो आप लोगों ने इंश्योर करना है कि भाई इस तरीके से ये जो 2 क्वेश्चन हैं आप सबसे पहले अटेम्प्ट कर लें। 15 मैक्स टू मैक्स 20 मिनट में खत्म हो जाएंगे। 8 नंबर में से 6-7 और अगर आप अच्छा लिखते हैं तो 7.5 नंबर तक भी जो है आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा ये रेलेवेंट है। बाकी सारे क्वेश्चन में तो आपको सोच सोच के लिखना है, तो उसकी जगह ये वाले क्वेश्चंस, क्योंकि सब कुछ आपके सामने है और आपको उसी के बेसिस पर जवाब देना है, पैराग्राफ में या केस के बेसिस पर, तो पैराग्राफ के बेसिस पर या केस के बेसिस पर आपने जवाब देना है, तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा। चले, ये वाला सेक्शन सी भी खत्म होता है। अब हम लोग मैप की स्किल के ऊपर जो क्वेश्चन है वो करते हैं। आसान क्वेश्चन इस सेंस में है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है और आपने मैप वगैरह देखे हैं थोड़ा सा, तो आपसे करते बन जाएगा। अगर नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। मैं फिर आप लोगों को सलाह दूंगा, आप लोग लेक्चर्स वगैरह अटेंड करें। लेक्चर्स वगैरह जो इसके अपलोडेड हैं सारे अलग अलग चैप्टर्स के, उनको जाके देखें। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कौन सी जगह कहां पर है, और उसके बेसिस पर जो है आप मैप वगैरह के क्वेश्चन ज्यादा इफेक्टिवली कर पाएंगे। चलें देखते हैं मैप वाले क्वेश्चन। On the given political outline map of India, locate and label any one of the following with appropriate symbol. अब आपको एक मैप दिया गया है। इस मैप के ऊपर अब आपको करना यह है कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, या फिर जो भी चीज पूछी गई है उसको आपको इस मैप पर लोकेट करना है। पहला है कि गांधी जी ने आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहां से विड्रॉ किया था, या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है जिस पर्टिकुलर जगह पे घटना घटी थी जिसके कारण विड्रॉ करना पड़ गया था, आपको वो जगह प्लॉट करनी है, चौरी चौरा। या फिर गांधी जी ने जहां पे आपका सॉल्ट सत्याग्रह इंडिगो प्लांटर्स के सपोर्ट में जो है खड़ा किया था चंपारण में, आपको उसको प्लॉट करना है। तो यहां पर अगर चौरी चौरा का जिक्र आता है तो फिर आपको पता रखना पड़ेगा कि गोरखपुर में ये घटना हुई थी आपका नेपाल की बॉर्डर के आसपास, और आपका जो चंपारण है वो बिहार में आ जाएगा, तो फिर वो आप इस तरीके से बता सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा एक अंदाजा होना चाहिए, तब जो है आप इसको प्लॉट कर पाएंगे। फिर उसी में आपका नीचे की तरफ में एक और क्वेश्चन दिया गया है, ऑन द सेम आउटलाइन मैप अ प्लेस रिलेटेड टू सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज मार्क्ड एज ए। अब इसी मैप के ऊपर एक जगह है जिसका लेना देना रिवोल्ट ऑफ 1857 के मेन सेंटर्स में से एक सेंटर के तौर पर वो थी, और उस जगह को हम लोगों ने ए मार्क किया हुआ है। पहले तो आपको वो जगह जो है आइडेंटिफाई करनी है, और उसके बाद में फिर आपको जो नाम है वो लिख के बताना है। तो यहां पर वो जगह जो है इस तरीके से इसको पॉइंट आउट किया गया है। तो अब आप इस जगह का जो नाम है वो यहां पर इन्होंने आंसर दिया ही हुआ है, झांसी। मगर ये आप तब कर पाओगे जब आपने नॉर्थ इंडिया का वो पूरा का पूरा जो मैप है जिसमें आपके स्टॉर्म सेंटर्स का जिक्र आया है, जहां पर ये पॉइंट जिक्र आया है कि इंपॉर्टेंट सेंटर्स कहां पर हैं, अगर वो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं तो मैप वाले क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है या फिर आपने जो मेरे लेक्चर्स हैं अगर वो देख रखे हैं, तो उसके बाद में इन क्वेश्चंस को आपको करना ज्यादा आसान हो जाएगा। एक नजर में अगर हम यहां पे मान लेते कि झांसी नहीं लिखा गया, अब आपसे पूछा गया 1857 की रिवोल्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बताइए कौन सा है। कई लोग उठा के इसको जो है ग्वालियर लिख देंगे, मगर ध्यान से देखेंगे अगर आप, ग्वालियर जो है ऊपर के थोड़ा सा पोर्शन में आता है यहां पे, मगर ध्यान से देखिए तो ये यूपी, ये जगह जो है ये एमपी को कट नहीं कर रही है, ये यहीं पर पॉइंट आउट कर रही है, जो एमपी और यूपी के बॉर्डर पे है, मगर यूपी के अंदर का इलाका है, एमपी के अंदर का इलाका नहीं है। तो ग्वालियर नहीं लिख सकते, इसको झांसी लिखना पड़ेगा। ये अंडरस्टैंडिंग तब बनेगी जब दो बातें होंगी, एक तो आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि पहले से कि यार ये अलग अलग आपके स्टॉर्म सेंटर्स थे, यहां पर जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है बड़े लेवल पर हुई थी। उसमें ग्वालियर का ऐसा जिक्र नहीं आता है, उसमें झांसी का जिक्र आता है। तो ग्वालियर और झांसी में भी अगर आप कंफ्यूज हो गए कौन सा लगाएं, तो भी अगर आपने पढ़ रखा है तो अंदाजा लग जाएगा कि झांसी जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ना कि ग्वालियर जो था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। मैप के क्वेश्चंस में मगर इंपॉर्टेंट बात यही आ जाएगी, आपको अच्छा नॉलेज जरूरी है चैप्टर्स वगैरह का, और एक बार आप एनसीईआरटी में जो मैप्स वगैरह अलग अलग दिए हुए हैं उनको भी आप देख लेंगे तो उससे भी आपको जो है फायदा मिलेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, मगर वो जो आपके बच्चे जो दिव्यांग हैं, आंखों से जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए क्वेश्चन है। हालांकि आप लोगों को अटेम्प्ट नहीं करना, बट फिर भी है तो मैं आपको बता देता हूं। नेम एनी 2 कैपिटल सिटीज ऑफ मुगल अंपायर। तो हमको पता है 3 कैपिटल सिटीज थी, उनमें 2 के नाम लिख दीजिए। आपका आगरा, लाहौर और दिल्ली लिख सकते हैं, फतेहपुर सीकरी लिख सकते हैं, शाहजहानाबाद, जो भी आप लिखना चाहें। और मेंशन एनी 2 प्लेसेस रिलेटेड टू रिवोल्ट ऑफ 1857। तो लाइन लगी हुई है, झांसी, दिल्ली, कलकत्ता, अवधपुर, कानपुर, मेरठ, जो भी आप 2 नाम वगैरह हैं उनको लिख सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट नहीं करना, तो इसमें मैं इतना जोर नहीं दे रहा। ये आपके जो ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे आंखों से जो दिव्यांग जन हैं, जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके लिए क्वेश्चन है। तो अपना जो ये पेपर है यहीं पर खत्म होगा। अपना जो 10वां सवाल है, जो कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं तो फिर ये मुश्किल सवाल है। ये इसी के साथ में जो है अपना क्वेश्चन पेपर का जो एनालिसिस वगैरह है वो यहाँ पर आके अपना खत्म होता है।
सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आज का जो हमारा सेशन था इसमें हम लोगों ने सीबीएसई का टर्म 2 का जो सैम्पल पेपर है और उसके जो मॉडल आंसर्स वगैरह हैं उसका हम लोगों ने एनालिसिस करा है। इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर का पूरा स्ट्रक्चर देखा था और इस सेशन में हम लोगों ने आंसर्स वगैरह देखे हैं कि किस तरीके के मॉडल आंसर्स सीबीएसई ने दिए हैं और उसमें कितना मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को लिखें, कौन सा क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करें, कौन सा इसके बाद अटैम्प्ट करें। इस तरीके से हम लोगों ने एक एनालिसिस वगैरह कर खत्म किया है। इसके बाद जो आपके आने वाले सेशंस रहेंगे तो मैं आपको जो हमारे टर्म 2 का सिलेबस है उसका जो हर एक चैप्टर है उसके अलग अलग जो कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपको अलग अलग सेशंस में मैं करवाऊंगा। तो इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप बहुत बढ़िया तरीके से जो है एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। बट फिर भी मेरी आप लोगों को सलाह रहेगी कि अगर हो सके तो आप लोग जो सारे लेक्चर्स वगैरह डले हुए हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर जो आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, चाहे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर या फिर आप चाहें तो वेबसाइट पर जाकर भी उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको एक बार देख लें। तो इससे होगा ये कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाएगी। जैसे कहीं पर आपका कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड में जमींदार का जो पूरा केस है उसको हेरा फेरी की एग्जाम्पल्स की मदद से समझाया है तो वो थोड़ा सा ह्यूमरस हो जाता है, मगर उससे आपका कंसेप्ट जो है वो ठीक ठीक दिमाग में बैठ जाएगा। तो फिर उसके बारे में लिखना 2 पॉइंट की जगह 20 पॉइंट भी लिखना जो है मुश्किल नहीं रह जाता। कंसेप्ट नहीं पता, फिर अपनी तरफ से आप भानुमति का कुनबा जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, इधर से लॉजिक बना रहे हो, उसमें फिर क्या नंबर मिलते नहीं है। सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके साथ में एक आप कह सकते हैं बुरी बात या अच्छी बात जो है वो ये है, यहाँ पे पूरी कोई भी चीज ना पूरी तरह से सही होती है ना पूरी तरह से गलत होती है। मैथ्स में तो यह है कि अगर आपने एक सवाल का सही जवाब दे दिया तो कितनी गंदी हैंड राइटिंग हो, कुछ भी हो, आपके नंबर वगैरह नहीं काटे जा सकते। अगर गलत हो गया तो स्टेप्स वगैरह के ऊपर फिर मार्किंग वगैरह होती है, वो सारी चीजें। मगर ह्यूमैनिटीज में अगर आपने एक बात लिखी है, 5 नंबर का सवाल है, तो बुरी से बुरी हालत में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। मगर आप 4.5 नंबर चाहिए तो उसके लिए हाथ पैर मारना पड़ेंगे, उसके लिए फिर आपको कंटेंट जो है अच्छा देना पड़ेगा। वो कंटेंट तब तक अच्छा अंदर से निकल कर नहीं आएगा जब तक आपके पास में नॉलेज ना हो और उसके अलावा ब्रॉड एक अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो और उसके ऊपर से फिर आपने अगर प्रैक्टिस ना करी हो तो ये सारी चीजें करने के लिए एक अच्छा जो बेस है वो आपको इन सारे लेक्चर्स वगैरह जो आपके डले हुए हैं यूट्यूब पर, मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर भी और हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी, वहां से आपको मिल जाएंगे। तो इनको देखिए, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ जाएगी, पड़ेगी। उसके बाद अगर आप ये पेपर वगैरह अटेम्प्ट करते हैं तो आप ज्यादा बेटर तरीके से लिख पाएंगे। बाकी मैं और आपको सेशंस वगैरह आने वाले टाइम पीरियड में करवाऊंगा, एक एक चैप्टर के ऊपर हमारे अलग अलग सेशंस होंगे, तो वो भी आप देखिएगा, उससे भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट द पॉइंट इज प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, मेहनत आप लोगों ने करनी है, अपनी तरफ से एफर्ट आप लोगों ने मानना है। अल्टीमेटली जो हैरी पॉटर है उसे वोल्डेमॉर्ट से खुद ही लड़ाई करनी है। तो आप लोग अगर हम मेरे हैरी हैं तो मैं आपको एज ए डम्बलडोर सिखा ही सकता हूं, बट मैं आपकी जगह जो है जाके पेपर नहीं दे सकता। पेपर आप सब लोगों को देना है, आपके वोल्डेमॉर्ट से आप ही सब लोगों को लड़ना है। तो मेहनत करिए, एफर्ट दीजिए और काम करते चले जाइए, कर्म करते चले जाइए, करते चले जाइए, एफर्ट दीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी कोई दिक्कत वगैरह आती है, वी आर हियर एट योर सर्विस, आप हमें बता सकते हैं, हम हर तरीके से आप लोगों की हेल्प करेंगे एंड इंश्योर करेंगे कि भाई आप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अपने एग्जाम में कर पाएँ। एक खुशी की बात होती है, गर्व की बात होती है जब आप लोग बताते हैं कि आप लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो आप लोगों से यही उम्मीद है, आप लोग बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे और जल्दी खबर भी देंगे टर्म 2 के एग्जामिनेशन के बाद कि आप लोगों के स्कोर जो है शानदार रहे हैं। इसी नोट पे वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना खूब ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।